हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? और क्या आज आप लोग पढ़ के आए हो जो हमने कल पढ़ा था? रिवाइज करके आए हो? तो कल हमने डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम नई डिसीजेस, नए क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितना हमने पढ़ा है क्या आपको लर्न हुआ? पैथोजेंस का पता चला? स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में पता चला? अगर पता चल गया तो हम आगे बात करेंगे। हाँ जी, बताइए। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा, अच्छा धनराज का रिप्लाई आ गया, यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, पूछूंगी अभी लास्ट में सारे क्वेश्चंस आपसे। हाँ जी, बाकी लोगों को पता चला जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक? क्लियर हो रही हैं चीजें? सिम्टम्स याद होना शुरू हुए? टेबलर फॉर्म्स में नोट्स बना रहे हो सब लोग अपने? बना रहे हो सब लोग नोट्स? तो कल बच्चों हमने पढ़ी थी चिकपी की डिसीजेस। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब आ चुके हैं तो गुड इवनिंग। चलिए, कल हमने बात की थी चिकपी की डिजीजेस की और हमने बात की थी पिजन पी की डिजीजेस की, बाजरा की डिजीजेस की और सॉर्गम की डिजीजेस की। शुगर केन की डिजीजेस को हमने आज स्टार्ट करना है और शुगर केन की डिजीजेस के बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। अब मुझे ये बताओ कि कल हमने जब चिकपी की डिजीजेस पढ़ी थी, अब आप लोग ही बताएंगे कौन कौन सी बीमारियां हमने चिकपी में पढ़ी थी। हाँ जी, शुभम जी गुड इवनिंग, खुशबू गुड इवनिंग, अग्रिमा गुड इवनिंग, ओम प्रकाश गुड इवनिंग। हाँ जी, हमने कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बात की थी कल चिकपी की? पहले आप लोग बताओगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। हाँ जी, बताइए कौन कौन सी बीमारियां कल पढ़ी थी, या मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी पढ़ी थी हमने चिकपी में? तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था डिजीजेस ऑफ चिकपी में? एस्कोकाइटा ब्लाइट के बारे में पढ़ा था। एस्कोकाइटा एस्कोकाइटा जस्ट अ मिनट, एस्कोकाइटा ब्लाइट के बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो एस्कोकाइटा ब्लाइट है ये कैसी डिजीज है? क्या ये फंगस से होती है? क्या ये बैक्टीरिया से होती है? किससे ये डिजीज होती है? फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, सही बोल रहे हो। सबसे पहले हम एस्कोकाइटा ब्लाइट की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, फंगस से हो रही है या फिर बैक्टीरिया से हो रही है? किससे ये डिजीज होती है? एस्कोकाइटा ब्लाइट की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप ठीक है, आप अगली डिजीज बता रहे हो अभी। चलो, सबसे पहले तो एस्कोकाइटा ब्लाइट की जब हम बात करते हैं तो एस्कोकाइटा ब्लाइट किससे होता है? आपने क्या बताया था मुझे कल? मैंने आपको क्या बताया था? फंगस। और हमने क्या बोला था? एस्कोकाइटा ब्लाइट में हमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? हाँ जी, सबने आंसर दे दिया कि मैम फंगस से होती है, सही है। और हमने क्या बोला था? एस्कोकाइटा ब्लाइट में हमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? ब्राउन कलर के हमें वहां पे जो सिम्टम्स हैं, जो सर्कुलर या सर्कुलर टू जो रेगुलर बॉर्डर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में हमें देखने को मिलेंगे सिम्टम्स एस्कोकाइटा ब्लाइट्स में, है ना? ये हमने डिस्कस किया था कल। अब बताओ, एस्कोकाइटा ब्लाइट का पैथोजन कौन सा है? नाम क्या है एस्कोकाइटा ब्लाइट के पैथोजन का? फटाफट से बताएंगे। एस्कोकाइटा ब्लाइट के पैथोजन का क्या नाम है? हाँ जी, वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आप लोग बताएंगे कि एस्कोकाइटा ब्लाइट का जो पैथोजन है उसका नाम क्या है? क्या बताया था कल? याद है आपको? एस्कोकाइटा रेबी, एस्कोकाइटा रेबी या माइकोस्फेरेला रेबी या माइकोस्फेरेला रेबी, राइट? चलिए, हमने ये डिस्कस कर लिया कि एस्कोकाइटा ब्लाइट का पैथोजन क्या है और सिम्टम्स के बारे में बात कर ली। दूसरी हमने क्या बात की थी? ड्राई रूट रॉट की। अब बताओ ड्राई रूट रॉट किससे होता है?
क्या ये फंगस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है? ड्राई रूट रॉट किससे होता है? फटाफट बताएंगे, फंगस से हो रहा है या बैक्टीरिया से हो रहा है? जल्दी से बताएंगे। ड्राई रूट रॉट किससे हो रहा है? फंगस से हो रहा है या बैक्टीरिया से हो रहा है? चलिए, धनराज का मैसेज आ गया, मैम फंगस से हो रहा है। ठीक है जी, और लोग क्या बोलते हो? फंगस ही लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो ड्राई रूट रॉट किससे होता है? आपका फंगल डिजीज है या फिर फंगस से होता है। चलिए, ये भी आपका जो आंसर है वो सही है। अब हमने क्या बोला था कि जब ड्राई रूट रॉट की बात करते हैं, पैथोजन का नाम क्या है ये बताएंगे, और कौन सी कंडीशंस में आता है ये बताएंगे। ठीक है, बाकी लोग भी फंगस बोल रहे हैं, सही है। अब आप लोग बताओगे कि पैथोजन का नाम क्या है और कौन सी कंडीशंस में ये आता है। क्या बताया था कल आपको? हाँ जी, क्या बोला था कि कौन से पैथोजन के कारण होता है और कौन सी कंडीशंस में आता है, क्या बताया था? कल हमने बात की थी कि जब भी ड्राई रूट रॉट की बात करेंगे, अगर ड्रॉट कंडीशंस हैं और उसके बाद में रेन्स हो जाएं, बारिशें हो जाएं, जैसे आप लिख रहे हो मैम इमीडिएट रेनफॉल आफ्टर ड्राई स्पेल, सही बात है। अगर हमें ड्रॉट कंडीशंस के बाद में एकदम से बारिशें देखने को मिले, ओके। पैथोजन की बात करें, राइजोक्टोनिया स्पीशीज है या फिर मैक्रोफोमिना स्पीशीज है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जब भी हम ड्राई रूट रॉट की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करें, तो जो रूट है, रूट ब्रिटल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ये इसके मेजर सिम्टम है। ड्राई रूट रॉट की बात कर ली। देन हमने बात किया था कि एक ऐसी डिजीज भी है जो कि ह्यूमिड कंडीशंस में आती है, जैसे कि बोट्राइटिस मोल्ड। तो हमने क्या बोला था कि जब भी हम बोट्राइटिस मोल्ड की बात करेंगे तो ये आता है आपका ह्यूमिड कंडीशंस में, और ये जो हमारा बोट्राइटिस मोल्ड है, इसमें हमें फंगस की ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट सरफेस के ऊपर या फिर लीव्स के ऊपर, तो इसको हम बोट्राइटिस मोल्ड बोल देते हैं। राइट, यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हमने बात की थी पिजन पी की डिजीजेस की, और पिजन पी में भी हमने एक इंपॉर्टेंट डिजीज जिसकी बात की थी, वो कौन सी थी? SMD, यानी कि स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज के बारे में बात की थी, जहां पे हमने बोला था कि जो स्टर्लिटी है, या तो ये कंप्लीट स्टर्लिटी देखने को मिलेगी सीवियर मोज़ेक के साथ में, या तो फिर, हाँ जी सही बोल रहे हैं, पार्शियली फिल्ड पॉट्स देखने को मिलेंगे, या फिर हमें यहाँ पे जो स्टर्लिटी है वो पार्शियल स्टर्लिटी देखने को मिलेगी, और जो पॉट्स होंगे वो भी पार्शियली फिल्ड होंगे। या फिर हमने बोला था कि ये जो स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज है, इसका जो मेजर वेक्टर की अगर हम बात करें, बताइए वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था SMD में। चलिए, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अगर चीटिंग करके नहीं दे रहे हैं तो, है ना। स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज की अगर हम बात करते हैं, बताइए मैंने आपको वेक्टर क्या बताया था, स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज का वेक्टर कौन है? राइट, खुशबू ने सही बोला मैम, जो एरियोफाइड माइट है जिसको हम एकेरिया कजानी बोलते हैं, वो स्टर्लिटी मोज़ेक का क्या है? वेक्टर है। ठीक है, स्टर्लिटी मोज़ेक का जो वेक्टर है वो कौन है? एकेरिया कजानी, या जो माइट है वो स्टर्लिटी मोज़ेक का क्या है? वेक्टर है। ठीक है जी, एकेरिया कजानी, सही है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा इसका वेक्टर एकेरिया कजानी, राइट। इसके अलावा हमने बात की थी इसमें स्टंट डिजीज की। स्टंट डिजीज का वेक्टर क्या बताया था? फटाफट से बताएंगे, फिर टॉपिक भी शुरू करना है। स्टंट डिजीज का वेक्टर क्या बताया था? स्टंट डिजीज का वेक्टर क्या बताया था? ठीक है, अभी तक शुभम ने आंसर पिछले क्वेश्चन का दे दिया, श्रद्धा ने भी, किरण ने भी। ठीक है, सही बोल रहे हो, राइट। ठीक है, तो हमने कल ये डिस्कस किया था।
उसके बाद में हमने क्या बात की थी, सोरघम की डिजीजेस और बाजरा की डिजीजेस के बारे में बात की, है ना। अब जब हमने बात की थी कल बाजरा की डिजीजेस के बारे में, डाउनी मिल्ड्यू की बात की थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। हाँ जी, सबके आंसर आगे व्हाइट फ्लाई पिछले क्वेश्चन के सही है। फिर हमने बात की थी डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ बाजरा की। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है बाजरा की, इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। तो जो ग्रीन ईयर डिजीज है इसी को हम बोल देते हैं स्टर्लिटी मोज़ेक डिजीज, सॉरी ग्रीन ईयर डिजीज को ही बोल देते हैं डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरल पार्ट्स हैं वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हमने क्या बात की थी, बाजरा में अर्गट ऑफ बाजरा के बारे में बात की थी। पैथोजन का नाम बताएंगे, अर्गट ऑफ बाजरा का पैथोजन कौन है, फटाफट से बताएंगे। अर्गट ऑफ बाजरा का पैथोजन क्या है? कौन सा होगा बेटा अर्गट ऑफ बाजरा का पैथोजन? अच्छा किरण, आपने बोला स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, वो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का पैथोजन है, ग्रीन ईयर डिजीज का। मैंने बेटा आपसे क्या पूछा, अर्गट ऑफ बाजरा, है ना। हाँ जी, धनराज ने बोला क्लेविसेप, आगे क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। यहां पे हमने क्या बोला था मेन सिम्टम, कि क्रीम टू पिंक कलर के लिक्विड हनी ड्यू हमें वहां पे निकलता हुआ दिखाई देगा, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है ना। और वहां पे हमें स्क्लेरोशिया देखने को मिलते हैं। तो ये हमने मेजर सिम्टम की बात की थी इन केस ऑफ अर्गट ऑफ बाजरा के बारे में। यहां तक सबको क्लियर है? आई डोंट थिंक किसी को भी यहां पे डाउट है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डिसीजेस ऑफ सोरघम के बारे में। तो सोरघम की डिजीजेस में मैंने आपको क्या बताया था, 4 स्मट की बात की थी और आपको एक होमवर्क दिया था कि 4 स्मट जो हैं इनके पैथोजेंस आपने करके लाने हैं और क्या बोला था, इनके सिम्टम्स को करके लाना है। अब बताइए क्या आपने ये वाला जो होमवर्क है इसको कंप्लीट किया है, फटाफट से बता दो। और हाँ, माइंड मत करना, मेरे थोड़े से गले में थोड़ा सा दर्द रह जाता है, खराश हो जाती है, तो अभी मैं आपके सामने चाय पी रही हूँ, तो बुरा मत मानना, ठीक है। ओके चलिए, सो बताइए कि हमने किसकी बात की थी, सोरघम के 4 टाइप के स्मट की बात की थी। तो 4 टाइप के स्मट में हमने पैथोजन की बात की थी और हमने उसके सिम्टम्स की बात की थी कि आपने करके लाने हैं। असाइनमेंट किया है सबने? चलिए, मुझे लग रहा है आप सब पढ़ के आए हैं, आंसर अच्छे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने असाइनमेंट जरूर किया होगा। हेड स्मट की बात की थी, कवर्ड स्मट की हमने बात की थी, वहां पे लॉन्ग स्मट की हमने वहां पे बात की थी, है ना। किया हुआ है सबने? आगे आंसर मुझे कि हाँ किए। चलिए ओके देन, अब हम बात करेंगे डिसीजेस ऑफ शुगर केन की। आज तो ग्राउंडनट की डिजीजेस की बात करेंगे, मेज की डिजीजेस की बात करेंगे, टोमेटो की डिजीजेस की बात करेंगे एंड पोटैटो की डिजीजेस की बात करेंगे। ओके देन, अब मुझे लगता है आप लोगों ने ना स्पीड पकड़ ली है पढ़ने की, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप यूज टू हो गए हो ना चीजों के साथ में, तो हमारी चीजें जल्दी कवर हो जा रही है और आप लोग फटाफट से क्या कर रहे हो, आंसर भी कर रहे हो। जिसका आंसर आया ना, नो मैम, आज असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल की क्लास में मुझे ये आंसर नहीं आना चाहिए आपकी तरफ से, आज टाइम निकाल के असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो चीजों को। ओके देन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं शुगर केन की डिजीजेस के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि शुगर केन में आपको अलग अलग टाइप के डिजीजेस देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रेड रॉट डिजीज है, कॉमन स्मट डिजीज है, पोका बोइंग डिजीज है, पाइनएप्पल सेट रॉट है, डाउनी मिल्ड्यू है। तो यहाँ पे जब हम शुगर केन की डिजीजेस की बात करते हैं तो शुगर केन में एक डिजीज है दैट इज रेड रॉट। ये जो रेड रॉट है इसका पैथोजन डायरेक्ट पूछा जाता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, या फिर जो नाम है इसका अगर हम बात करें स्टेज की, टीलोम ऑफ स्टेज की, ग्लोमेरेला टुकुमेनेंसिस। तो ये हमें हमेशा याद होना चाहिए, जो शुगर केन का ये पैथोजन है ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। जो बोले मैम नेम याद नहीं रह रहे, 1 बाय 1 बेटा क्रॉप को लेके चलो, एक टाइम पे एक क्रॉप पढ़ो और एक क्रॉप की ही डिजीज और पैथोजन याद करो। एक बार में सब क्रॉप्स लेके मत बैठो, धीरे धीरे पढ़ोगे, देखना एग्जाम आने तक आपको सब चीजें याद भी हो जाएंगी और रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है।
हाँ, इसमें रिवीजन ही चाहिए। अगर भूल जा रहे हो, जितना रिवाइज करोगे ना उतना ही बेटर है, क्योंकि जितने आप इसको पढ़ोगे उतने ही ये नाम याद होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर छोड़ दोगे ना बीच में पढ़ना तो नाम ही भूल जाते हैं। आप सोचोगे आज मुझे याद है, अब 1 महीने बाद पढ़ूंगा तो आप भूल चुके होंगे। वो मेरी गारंटी है कि भूल जाओगे, तो रिवीजन जरूरी है। सो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक तो रेड रॉट ऑफ पैथोजन की बात करें तो देखो, जब हम बात करें ना पैथोजेंस की, एटलीस्ट अगर सारे नाम याद नहीं होते, एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनके पैथोजन याद कर लो। अगर सारे नहीं याद हो पा रहे किसी कारण, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम याद करो। और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिजीजेस ही करवाई हैं, आपको भी पता है। तो सबसे पहले रेड रॉट की बात करें तो ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस है, कोलेडोट्राइकम फाल्केटम इसका नाम है। दूसरा कॉमन स्मट अस्टिरागोसिटामिनिया, अस्टिरागोसिटामिनिया। अगला है पोका बोइंग डिजीज, जिब्रेला फ्यूजिकुरई। पोका बोइंग डिजीज का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुरई। पैथोजन की बात करें, जो फ्यूजेरियम है उसी की जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम क्या बोल देते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकुरई बोल देते हैं। पाइनएप्पल सेट रॉट की बात करें या पाइनएप्पल सेट रॉट डिजीज की बात करें, सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। डायनोई मिल्ड्यू की बात करें, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकरी, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकरी। तो हमारे पास में ये सारे डिजीजेस हैं शुगर केन के। अब 1 बाय 1 बात करेंगे कि कौन सी डिजीज में क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन की। अब रेड रॉट ऑफ शुगर केन की जब भी आप बात करोगे, जो बोल रहे हैं 2 नेम है पैथोजन की बेटा, एक सेक्सुअल स्टेज है, एक ए सेक्सुअल स्टेज है। जैसे बताया था कि जो ए सेक्सुअल स्टेज है एनामॉर्फ स्टेज उसको बोलते हैं, जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसको हम टीलोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए सो हम बात कर रहे हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन की। रेड रॉट ऑफ शुगर केन में क्या होता है, जो भी अफेक्टेड केन है वहां पे हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। अगर आप गन्ने को अंदर से तोड़ के देखोगे तो गन्ने का जो अंदर वाला हिस्सा है वो लाल पड़ जाएगा और सड़ जाएगा, इसीलिए डिसीज का नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। लाल रंग की वहां पे हमें डिस्कलरेशन देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें सड़न देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन की बात करते हैं तो ये फंगस के कारण होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स हमें 16 से 21 दिन के बाद देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन के। यानी कि जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो 16 से 21 दिन के बाद देखने को मिलेंगे, और जो पूरा का पूरा केन की ड्राइंग है वो अगले 10 दिन में देखने को मिलेगी। तो सिम्टम कब देखने को मिलेंगे, 16 से 21 दिन में देखने को मिलेंगे, और पूरा का पूरा जो केन है वो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा केन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जो ड्राइंग होती है, सबसे पहले तो जो लीव्स है, जो नीचे से आपके पास में 3rd लीफ है या फिर 4th लीफ है, वहां पे आपको ड्राइंग देखने को मिलेगी। यानी कि जो ड्राइंग होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, बॉटम टू टॉप जो यहाँ पे हमें ड्राइंग है वो देखने को मिलेगी। अगर ये जो पैथोजन है ये बेसिकली आपका लीफ शीथ में एंटर कर जाएगा तो वहां पे भी आपको मिड रिब के पास में रेडिश स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं ड्राइंग की, तो अभी बता दिया कि पूरा का पूरा जो केन है 10 दिन जो है इन्फेक्शन होने के 16 से 21 दिन के बाद जो अगले 10 दिन है उसमें वो ड्राई हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटा मैं बोलूं तो 26 से 31 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। कई बार जब आप इसको अंदर से तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, रॉटिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्मेल की तो एल्कोहलिक स्मेल देखने को मिलेगी। अब ये एल्कोहलिक स्मेल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शुगर केन में शुगर्स हैं, तो ये क्या करेंगी, जब फर्मेंट होंगी तो एल्कोहल बना देंगी। अल्टीमेटली यहाँ पे हमें जो एल्कोहलिक स्मेल है वो देखने को मिलेगी और ब्लैक टू ब्राउन कलर का जो लिक्विड है वो देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ये मेन सिम्टम्स हैं आपके शुगर केन के रेड रॉट के। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, सो शुगर केन रेड रॉट के हमने सिम्टम्स के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि लीव्स में आपको ड्राइंग देखने को मिल रही है। जो केन है, केन को अगर अंदर से देखेंगे तो ब्राउनिश कलर का पित्था आपको देखने को मिल रहा है।
रेडिश ब्राउन कलर का पित्त देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अल्कोहलिक आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। फील्ड में देखोगे कंप्लीट ड्राइंग ऑफ द प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे आपके रेड रॉट ऑफ शुगर केन के क्या हैं, सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इस डिजीज का कैसे किया जाता है। पहली चीज क्या है कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, टाइमली रोगिंग करेंगे और बर्निंग करेंगे अफेक्टेड क्लम्प्स की। ये तो आपकी बहुत कॉमन मैनेजमेंट है कि रोगिंग कर देनी है, जो भी प्लांट हमें इन्फेक्टेड दिखेगा वहां पे हमें रोगिंग कर देनी है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो सीड्स है, सीड्स को हम कार्बेंडाजिम में या सीड सेट्स की बात करें क्योंकि शुगर केन है ना, तो कार्बेंडाजिम के साथ में हम ट्रीट कर सकते हैं या किसी और सॉल्यूशन के साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें तो रेजिस्टेंट वेराइटीज हमारे पास में अलग अलग यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। ये रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, इनको आपको इतना डिटेल में ये नंबर्स को पूरा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ सकते हो। अब ये जो सीड सेट्स हैं इनमें क्या किया जाता है, AST किया जाता है, एरेटेड स्टीम थेरेपी किया जाता है। जैसा आपने सुना कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, लेकिन एरेटेड स्टीम थेरेपी में क्या होता है, हम पानी की जगह उसकी स्टीम का यूज करते हैं, यानी कि मॉइस्ट हीट का यूज करते हैं। तो एरेटेड स्टीम थेरेपी हम कर सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए सीड सेट्स के ट्रीटमेंट के लिए। यहां तक क्लियर है। अब जो पूछ रहे हैं रोगिंग का मतलब क्या होता है, रोगिंग का मतलब होता है जो डिजीज्ड प्लांट है उनको फील्ड से उठा के बाहर कर देना या खत्म कर देना, उसको हम क्या बोल देते हैं, रोगिंग बोल देते हैं। यहां तक सबको क्लियर। चलिए, तो यहां तक हमने बात की रेड रॉट की मैनेजमेंट की। अब हम बात करेंगे कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन के बारे में कि कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन में क्या होता है। तो कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन की अगर हम बात करें तो पैथोजन है अस्टिलागोसिटामिनिया। कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन का पैथोजन क्या है, अस्टिलागोसिटामिनिया। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे सिम्टम की बात करूं स्मट में, तो इस वाले स्मट में आपको विप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये विप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एक कोड़े जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसी को विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें पेंसिल थिकनेस का एक लंबा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि 25 से 150 सेंटीमीटर का हमें ब्लैक कलर का स्मट विप देखने को मिलेगा। जो भी ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द केन है, जहां से भी केन निकल रहा है, वहां से हमें 25 से 150 सेंटीमीटर पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर जो पेंसिल थिकनेस का होगा वो देखने को मिलेगा। ये इसका सबसे मेन सिम्टम है या सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये एज यूजुअल ग्रे टू ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलेगा। और कहां से निकलेगा ये, अगर हम बात करें टॉप पोर्शन ऑफ द अफेक्टेड शुगर केन प्लांट, क्योंकि ये बेसिकली शुगर केन को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसी को बोला जाता है कल्मीकोलस स्मट। तो अब कोई अगर आपको पूछे कि कल्मीकोलस स्मट ऑफ शुगर केन कौन सा स्मट कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि शुगर केन का ये जो स्मट है, जो कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कल्मीकोलस स्मट ऑफ शुगर केन। सबको समझ में आ गया कल्मीकोलस स्मट ऑफ शुगर केन क्या है। शुगर केन का जो कॉमन स्मट है इसी को हम क्या बोल देते हैं, कल्मीकोलस स्मट ऑफ शुगर केन। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर थ्योरी से हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में क्या दिया है देखते हैं। द अफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड एंड द सेंट्रल शूट इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग विप लाइक डस्टी ब्लैक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो अफेक्टेड सेंट्रल शूट है यहां पे हमें बेसिकली बड़ी सी विप लाइक स्ट्रक्चर, डस्टी ब्लैक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द लेंथ ऑफ विप वेरीज फ्रॉम फ्यू इंचेस टू सेवरल फीट। इन अर्ली स्टेजेस दिस स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय थिन व्हाइट पेपरी मेम्ब्रेन। कि शुरू में आपको पता है स्मट में सिल्वरी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है,
यहां पे भी व्हाइट सफेद पेपरी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द विप में बी स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड, या तो वो स्ट्रेट होगा या तो हल्का सा झुका हुआ होगा। ऑन मेच्योरिटी इट रप्चर्स एंड मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लैक स्मट स्पोर्स आर लिबरेटेड एंड डिसेमिनेटेड बाय द विंड, कि मेच्योरिटी पे ये टूट जाएगा और नंबर ऑफ जो हमारे पास में टीलियोस्पोर्स है, मिलियंस ऑफ टीलियोस्पोर जो हैं वो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे और जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं वो पतले रह जाएंगे और एक्यूट एंगल पे बन जाएंगे। थ्योरी क्यों करवा रही हूँ? सो दैट, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट अगर ऐसी लाइंस आ जाए या थ्योरी आ जाए तो आपका आइडिया रहे कि हमने इस तरह का कुछ पढ़ा था। अब कोई पूछ रहा है मैम क्यों बोलते हैं, क्या वजह है कल्मिकोलस मट बोलने की? क्योंकि शुगर केन के कल्म्स को ये अफेक्ट कर रहा है ना, शूट पे आ रहा है, इसीलिए क्या बोला हमने, इसको कल्मिकोलस मट बोला। क्लियर है यहां तक सबको? समझ में आया? चलिए सो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी और थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। एक तो हमने बोला कि ये जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं ये पतले रहेंगे, इसके अलावा क्या होगा, हमने बोला कि सेंट्रल शूट से जो विप लाइक स्ट्रक्चर है वो एमर्ज कर रहा है और जो स्मटेड क्लम्प्स हैं वहां पे भी हमें ममीफाइड एरोज मिलेंगे। ममीफाइड एरोज का मतलब होता है बिल्कुल ड्राइंग हो जाएगी, वो वाला पार्ट बिल्कुल हार्ड पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं ममीफिकेशन। तो यूजुअली अगर हम स्मट की बात करते हैं और इसको हम अगर बहुत टाइम तक नोटिस ना करें तो ये डिजीज क्या कर सकती है, बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए इस डिजीज को हम और क्या बोलते हैं, ड्रेड डिजीज ऑफ शुगर केन या फिर ट्रिवियल डिजीज विद एग्जैगरेटेड यील्ड लॉसेस, यानी कि ऐसी डिजीज जिसके केस में बहुत ज्यादा नुकसान या बहुत ज्यादा यील्ड लॉस हमें देखने को मिलेगा। या खतरनाक डिजीज ऑफ शुगर केन कौन सी है, शुगर केन का कॉमन स्मट है। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम ऑफ द डिजीज है इसको आप नोट कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू से बता दिया है टेबल्स कैसे बनाने हैं, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मैं आपको बताऊंगी चीजें इंपॉर्टेंट क्या है और आप नोट्स अपने खुद जाके बनाएंगे। ठीक है जी? सो यहां तक आपको समझ आया कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन के बारे में। अब कल जब हम बात कर रहे थे सॉर्गम में, हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि देखो जहां पे भी हमें स्मटेड जो भी एरिया दिख रहा है ना, उस पार्ट को हमने क्या करना है, पॉलिथीन बैग में या क्लॉथ बैग में डालना है और हमने क्या कर देना, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के बिल्कुल स्पोर्स को किल कर देना है ताकि वो आगे इन्फेक्शन ना करे। यहां पे भी हम सेम ही चीज को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। एक तो रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द स्मटेड क्लम्प, जो भी वेब्स हैं उनको हमने एक मोटे से बैग में डालना है, पॉलिथीन बैग में डालना है और हॉट वाटर में उसको इमर्स कर देना है, डुबो देना है 1 घंटे के लिए, ताकि जितने भी स्पोर्स है उनकी डेथ हो जाए या स्पोर्स को हम किल कर सकें। रैटून क्रॉप को हमने, जो डिजीज्ड रैटून क्रॉप है उसको हमने नहीं फर्दर सो करना है या नहीं फर्दर हमने बेसिकली फॉलो करना है। अगर इन्फेक्शन हमारे पास रैटून क्रॉप में 10% से ज्यादा है तो हमें रैटूनिंग को फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा रेड ग्राम को यहाँ पे हम साथ में कंपेनियन क्रॉप यूज कर सकते हैं 2 रोज ऑफ शुगर केन में, मतलब 2 अगर हमारे पास में शुगर केन की रोज हैं तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, रेड ग्राम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है सेट रॉट या फिर पाइनएप्पल डिजीज। ये जो पाइनएप्पल डिजीज है ये शुगर केन की डिजीज है और जब हम पाइनएप्पल सेट रॉट डिजीज की बात करते हैं तो शुगर केन की ये ऐसी डिजीज है जिसमें हमें पाइनएप्पल लाइक स्मेल देखने को मिलती है, या फिर मैं बोलूं जैसे पाइनएप्पल की स्मेल आती है, सार सी स्मेल आती है, खट्टी सी स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल हमें इस डिजीज में देखने को मिलती है। इसी डिजीज को हम क्या बोल देते हैं, सेट रॉट बोल देते हैं या फिर पाइनएप्पल सेट रॉट बोल देते हैं या पाइनएप्पल डिजीज बोल देते हैं।
तो ये डिजीज की अगर हम मेन सिम्टम की बात करें तो थोड़ी सी थ्योरी इसमें देख लेते हैं। पहली चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए कि पाइनएप्पल सेट रॉट किसकी डिजीज है, शुगर केन की डिजीज है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये जो पाइनएप्पल सेट रॉट है इसके साथ में जो पाइनएप्पल स्मेल है वो एसोसिएटेड है या पाइनएप्पल की स्मेल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या दिया है। तो देखो थ्योरी क्या बोलती है, दिस डिसीज primarily affects the sets usually 2 to 3 weeks after planting होगा ये। किस डिजीज में क्या होता है, मेनली ये क्या करती है, 2 से 3 हफ्ते बाद प्लांटिंग के हमें यहाँ पे डिजीज देखने को मिलती है। The fungus is soil borne and enters through cuttings and proliferates rapidly into the parenchymatous tissues। कि ये जो फंगस है ये सॉइल बॉर्न है। The affected tissues first develop reddish color which turns to brownish black in the later stages। कि पहले हमें जो अफेक्टेड टिश्यू हैं वहां पे हमें रेड कलर देखने को मिलेगा जो बाद में ब्राउन टू ब्लैक हो जाएगा। द सीवियरली अफेक्टेड सेट्स शो इंटरनोडल कैविटीज कवर्ड विद द माइसीलियम एंड अबंडेंट स्पोर्स। कि जो भी आपके पास में बहुत ही अफेक्टेड टिश्यू होगा वहां पे हमें माइसीलियम और बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं इस डिजीज के नाम की तो जो भी सड़ा हुआ टिश्यू है जब जहां भी रॉटिंग होगी वहां पे हमें पाइनएप्पल स्मेल देखने को मिलेगी। दैट्स वाई इस डिजीज का नाम क्या है, पाइनएप्पल सेट रॉट है। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है। यहां तक सबको समझ आ गया? क्लियर है बेटा? यहां तक बता दो फटाफट से कि हाँ मैम क्लियर हो गया। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आगे। The sets may decay before the buds germinate or the shoot may die after reaching a height of 6 to 12 inches। कि ये जो सेट्स है जब इनकी हाइट 6 से 12 इंचेस देखने को मिलेगी तो डेथ हो जाएगी। इन्फेक्टेड शूट्स जो होंगी वो छोटी रह जाएंगी, स्टंटेड रह जाएंगी। सामने फोटो में आप सिम्टम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। नाउ अब हम शुगर केन की अगली डिजीज की बात करेंगे जिसका नाम है पोका बोइंग डिजीज। अगर आपको बोलें कि पोका बोइंग डिजीज किसकी बीमारी है तो आपको पता होना चाहिए किसकी बीमारी है, ये शुगर केन की बीमारी है। तो आपको याद रखना है कि ये जो शुगर केन की डिजीज है पोका बोइंग डिजीज है। अब शुगर केन की डिजीज की अगर हम बात करते हैं पोका बोइंग डिजीज की तो ये जेवनीज टर्म है यानी कि जावा। अब इसका मतलब क्या होता है जब हम पोका बोइंग डिजीज की बात करते हैं। अच्छा एक बच्चा बोल रहे कि मैम इसका मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट बोल रहे हो, पाइनएप्पल सेट रॉट का। तो पाइनएप्पल सेट रॉट जो आता है वो पाइनएप्पल सेट की वजह से आता है, मतलब शुगर केन सेट की वजह से आता है। तो जो शुगर केन सेट्स है ना उसका ट्रीटमेंट जैसे हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, कार्बेंडाजिम वगैरह यूज करेंगे, सेम ही ट्रीटमेंट वहां पे रहेगा। हेल्दी हमने जो है बेसिकली पाइनएप्पल जो शुगर केन के सेट्स है उनको यूज करना है पाइनएप्पल सेट रॉट डिजीज के लिए। ठीक है, सबसे मेन इसका मैनेजमेंट यही रहता है कि हेल्दी जो सीड सेट है उसको हमने यूज करना है। अब हम बात कर रहे हैं पोका बोइंग डिजीज की। तो पोका बोइंग डिजीज में देखो क्या होता है, जावा की टर्म है ये। इसमें हमें जो टॉप का पोर्शन है शुगर केन का वहां पे शेप चेंज हो जाती है या मालफॉर्म हो जाती है या टॉप डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट समझते हो ना, खराब हो जाता है। तो वहां से हमने इसका नाम रखा पोका बोइंग डिजीज। अगर हम सबसे मेजर सिम्टम की बात करें या सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें तो जो पीलापन है, जो क्लोरोसिस है, वो इसका सबसे मेजर सिम्टम है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरोसिस होता है वो अलग अलग चरणों में आता है, अलग अलग फेजेस में आता है। जैसे कि क्लोरोटिक फेज 1 थोड़ी कम क्लोरोसिस होगी, क्लोरोटिक फेज 2 थोड़ी ज्यादा क्लोरोसिस होगी। उसके बाद में 2 चरण और आते हैं जिसको हम टॉप रॉट एंड नाइफ कट फेज बोलते हैं। टॉप रॉट में क्या होता है, जो टॉप का पोर्शन होता है शुगर केन का वहां पे बिल्कुल ही रॉटिंग हो जाती है। नाइफ कट में क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि जो शुगर केन है, जो केन्स है, वहां पे किसी ने चाकू से क्या कर दिए हैं, कट मार दिए हैं, जबकि चाकू से किसी ने कट नहीं मारा है। वो इस डिजीज की वजह से देखने को मिलता है। तो जानते हैं क्या क्या है इस डिजीज में, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो पोका बोइंग इज जापानीज टर्म डिनोटिंग डिस्टॉर्टेड और malformation of the top.
It was originally used in, the term was originally in Java, used in Java. Characteristic symptom of Poka-Boeing disease are the appearance of chlorotic patches towards the base of young leaves. ये मैंने आपको अभी बताया, क्लोरोसिस जो है इसका सबसे मेन आपको सिम्टम देखने को मिलता है. In acute cases, disease shows distortion of stalk with external and internal cut like lesions and rotting of the apical part of the stalk. ये क्या बोल रहा है कि कुछ केसेस में क्या होगा, हमें जो स्टॉक पोर्शन है वो भी डिस्टॉर्टेड देखने को मिलेगा और जो एक्सटर्नल और इंटरनल कट लाइक लीजन, ऐसे लगेगा कट मार दिए हैं वहां पे किसी ने, वो भी हमें रॉटिंग देखने को मिलेगी स्टॉक के सबसे एपिकल पार्ट पे. बेस ऑफ द अफेक्टेड लीव्स इज ऑफन नैरोअर एज कंपेयर टू नॉर्मल लीव्स. कि जो बेस है अफेक्टेड लीव्स का वो नैरो होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल लीव्स. जैसे कि क्लोरोटिक फेज 1, क्लोरोटिक फेज 2, टॉप रॉट या फिर नाइफ कट फेज. ये 4 टाइप के सिम्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. अब देखते हैं फोटोज में कैसे सिम्टम ही है. देख रहे हो क्लोरोटिक फेज 1 में आपको कंपैरेटिवली थोड़ी कम क्लोरोसिस देखने को मिल रही है. कम क्लोरोसिस मत लिख देना, मैं समझा रही हूँ कि एडवांस नहीं है, अभी बिगिनिंग ऑफ द क्लोरोसिस है, मतलब कम मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द क्लोरोसिस. देन क्लोरोटिक फेज 2 में एडवांस लेवल ऑफ क्लोरोसिस देखने को मिल रही है. फिर देखो ये जो पूरा का पूरा टॉप पोर्शन है ये डिस्टॉर्टेड है, बिल्कुल टूट चुका है, खराब हो चुका है, मालफॉर्म्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लगेगा कट मार दिया, नाइफ कट फेज हमें देखने को मिल रहा है. और ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ पोका बोइंग डिजीज में देखने को मिल रहा है. हाथ से किसी ने नहीं कट किया है इसको. राइट, क्लियर है सबको पोका बोइंग डिजीज क्या होता है? सबको समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं रेड स्ट्राइप ऑफ शुगरकेन के बारे में. यहां पे आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेना कि इसका जो पैथोजन है वो क्या है, स्यूडोमोनास रूबिलिनियंस है. एक बार चेक कर लेना इसका नेम चेंज तो नहीं हुआ है या यही नाम है ना. पहले इसका नाम कुछ और था, फिर चेंज होकर स्यूडोमोनास रखा गया. एक बार चेक लेना कुछ और तो नहीं है. वैसे अगर आप ऑफिशियल नोट्स देखोगे वहां पे अभी तक स्यूडोमोनास ये अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने भी यही नाम रखा है. ठीक है, तो स्यूडोमोनास की अगर हम बात करते हैं ये क्या कर रहा है, रेड स्ट्राइप कर रहा है. तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, हाँ जी, जो ओम प्रकाश बोल रहे हैं मैं मैनेजमेंट से मैं, हाँ जी, शुगर केन की जितने भी डिजीजेस है ना ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का मैनेजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. ओके, जहां वेरिएशन आ रही है वहां पे मैं आपको बता दे रही हूँ. नाउ रेड स्ट्राइप और कई जगह पे हम मैनेजमेंट इसलिए भी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मैनेजमेंट में उतना इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नहीं है उसका, या कॉमन ही मैनेजमेंट है जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. अब रेड स्ट्राइप ऑफ शुगरकेन की अगर हम बात करते हैं, हमने बोला रेड रॉट ऑफ शुगरकेन किससे हो रहा है, फंगस से हो रहा है. अब आपको याद रखना है जो रेड स्ट्राइप होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है. रेड रेड देख के सीधा फंगस टिक नहीं करना है, देख लो आगे पूछा क्या है. अगर रेड रॉट पूछा है तो शुगरकेन में तो फंगस है, अगर आपको बोला है रेड स्ट्राइप तो हमारे पास में क्या है, बैक्टीरिया है. यहां तक क्लियर सबको? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि इस डिजीज में कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं. सबसे पहले ये फोटो देखिए, ये फोटो आप सामने देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले वाटर सोक्ड सिम्टम देखने को मिलेंगे और हमें रेड कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी. और ये जो आपकी स्ट्राइप्स है ये बेसिकली हमें जो लीव्स हैं, लीव्स के नीचे वाले लैमिना पे ही देखने को मिलेंगी मेनली. अब देखते हैं थ्योरी क्या बोलती है. द डिजीज फर्स्ट मेक्स इट्स अपीयरेंस ऑन द बेसल पार्ट ऑफ द यंग लीव्स. कि जो यंग लीव्स हैं उसके बेसल पार्ट पे हमें डिजीज सबसे पहले देखने को मिलती है. द स्ट्राइप्स अपीयर एज वाटर सोक्ड लॉन्ग नैरो क्लोरोटिक स्ट्रीक्स एंड बिकम रेडिश ब्राउन इन फ्यू डेज. कि जो स्ट्राइप्स हैं हमें वाटर सोक्ड देखने को मिलेंगी, लंबी देखने को मिलेंगी, क्लोरोटिक तो सब समझते हैं देखने को मिलेगी, और हमें रेडिश ब्राउन कुछ दिनों में वो कन्वर्ट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा. ये जो स्ट्राइप्स हैं इनकी जो विड्थ है वो 0.5 से 1 mm देखने को मिलेगी और 5 से 10 mm हमें लेंथ में देखने को मिलेगा. अगर हम बात करते हैं इन स्ट्राइप्स की कि ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, तो लोअर हाफ ऑफ द लीफ लैमिना, जैसे हमने बात की कि बेसल पार्ट ऑफ द यंग लीव्स में देखने को मिलेगा, तो लिखा है कि हमें जो मेनली स्ट्राइप्स हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द लीफ लैमिना में देखने को मिलेगी. एंड व्हाइटिश फ्लेक्स स्प्रेड टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द शूट. कि सफेद रंग के जो फ्लेक्स हैं वो हमें ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द शूट में देखने को मिलेंगे और येलो कलर की स्ट्राइप्स बनेंगी
पहले मतलब कि क्लोरोटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, बाद में वो जो सिम्टम्स हैं या जो स्ट्राइप्स हमें रेड कलर की देखने को मिलेंगी या रेडिश स्ट्राइप्स हमें देखने को मिलेंगी। तो ये तो हमें बहुत ही क्लियरली पता चल गया कि रेड स्ट्राइप है, मतलब कि स्ट्राइप हम सब समझ चुके हैं कि क्या होता है। हमें क्लियरली पता चल गया कि बेसल पार्ट ऑफ द लीव्स में, यंग लीव्स में मेनली देखने को मिल रहा है। पहले हमें क्लोरोसिस के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे रेड स्ट्राइप्स देखने को मिल रही है। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गई ये बात? राइट। आगे बात करते हैं, जो रॉटिंग है दैट मे कमेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शूट एंड स्प्रेड डाउनवर्ड्स, की टिप से डाउनवर्ड की तरफ को हमें रॉटिंग देखने को मिल सकती है। The core is discolored to reddish brown and shriveled and form cavity in the center, कि जो कोर है वो डिस्कलर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। In badly affected fields a foul and nauseating smell appears, कि जहां पे बहुत इन्फेक्शन हो गया होगा ना, वहां पे हमें सड़ी स्मेल देखने को मिलेगी। राइट, क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन के बारे में। अब आपको क्या बोला था कि राइस में जब भी आप ग्रासी शूट की बात करोगे वहां पे जो आपकी डिजीज है वो वायरस से होती है, लेकिन अगर आप शुगरकेन में ग्रासी शूट की बात करेंगे तो वहां पे जो डिजीज होता है वो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। तो यहाँ पे जब हम ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन की बात करते हैं तो ये जो डिजीज होती है ये हमें ऑलमोस्ट प्लांटिंग के 2 महीने बाद देखने को मिलती है। अब घास जैसी अपीयरेंस या घासीय प्ररो रोग हम भी इसको बोल देते हैं, तो इसके केस में क्या होता है, लिख देती हूं। ठीक है, घासीय प्ररो रोग हम इसको बोल देते हैं। तो इसके केस में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो इसके केस में ये जो हमें डिजीज देखने को मिलेगी तो इसमें हमें सबसे पहले तो जैसे घास होती है ना, घास में क्या होता है, स्टंटेड रह जाती है, छोटी रह जाती है, और साइड से बहुत सारे हमें जो इसकी ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं वो निकल जाती है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। प्रोलिफरेशन मतलब कि फैल जाता है। अब यहाँ पे भी क्या होता है ना, शुगर केन है, लगेगा ही नहीं शुगर केन है, ऐसे लगेगा कोई घास लगी हुई है पेरेनियल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमें शुगर केन है वो एक तो स्टंटेड दिखेगा स्टार्टिंग में ही, और वो फैल जाएगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा, और दूर से ऐसे लगेगा कि जैसे कोई पेरेनियल ग्रास होती है ना वो वहां पे लगी हुई है और शुगर केन नहीं लगा है, ये फील होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शूट डिजीज बोलते हैं। अब क्योंकि ये डिजीज किससे हो रही है, फाइटोप्लाज्मा से हो रही है, तो टेक्निकली इसका वेक्टर हमने बोला था कि लीफ हॉपर होने चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेक्टर है वो एफिड होते हैं। तो इसका जो वेक्टर क्या है, एफिड है। आगे बात करते हैं कि क्या इसकी थ्योरी दी है, फिर मैं आपका डाउट देखती हूँ। थ्योरी में क्या बोलता है, द डिसीज अपीयर्स नियरली 2 months आफ्टर प्लांटिंग, कि एक बार आपने प्लांटिंग कर ली तो उसके 2 महीने बाद हमें डिजीज देखने को मिलती है। The disease is characterized by the production of numerous lanky tillers from the base of the affected shoots, कि जहां पे भी डिजीज है उसके बेस से हमें बहुत सारे टिलर्स देखने को मिलेंगे। Leaves become pale yellow to completely chlorotic, thin and narrow, कि जो लीव्स हो जाएंगी वो पेल येलो हो जाएंगी और बिल्कुल क्लोरोटिक, क्लोरोटिक मतलब कि येलो पड़ जाएंगी, पतली हो जाएंगी और नैरो हो जाएंगी। The plants appear bushy and grass-like due to reduction in the length of internodes, premature and continuous tillering। यही बोला कि जो प्लांट है वो आपको झाड़ियों जैसा देखने को मिलेगा, घास जैसा देखने को मिलेगा, और जो उनके इंटरनोड्स हैं उसकी भी लेंथ हमें कैसी दिखेगी, रिड्यूस देखने को मिलेगी। ये जो अफेक्टेड क्लम्प्स हैं इनके केस में आप देखोगे प्रोलिफरेशन हो जाएगा। प्रोलिफरेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फैलाव आपको देखने को मिलेगा। सामने आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, डिजीज का सिम्टम भी दिया है। केन फॉर्मेशन रेयरली अकर्स इन द अफेक्टेड क्लम्प्स, जो केन फॉर्मेशन है वो रेयरली होगी अफेक्टेड क्लम्प्स में। थिन विद शॉर्टर इंटरनोड्स हैविंग एरियल रूट्स एट द लोअर नोड्स, की हमें शॉर्टर इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे और जो लोअर नोड्स हैं वहां पे हमें एरियल रूट्स देखने को मिलेंगे। The buds on such canes usually papery and abnormally elongated, कि यहाँ पे जो हमें बर्ड्स देखने को मिलेंगे ना वो यूजुअली बहुत पतले से पेपरी से होंगे और लंबे से होंगे, एबनॉर्मली वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे।
अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमने मेनली क्या बोला, एक तो शुगर केन सेट से तो जाता ही जाता है, वेक्टर कई बार पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में, तो वेक्टर आपको पता होना चाहिए एफिड। यहां पे ध्यान रखना वेक्टर क्या है आपके पास में, एफिड है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हेल्दी सेट्स को तो हमने यूज करना ही है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो सीड सेट्स हैं वो क्या है आपके मेन क्या है, सोर्स हैं डिजीज स्प्रेड के, और नाइफ्स के थ्रू भी स्प्रेड होता है। तो एक तो हमें जो ये जो नाइफ का सीन है और एक तो डिजीज सेट्स है, इनको तो हमने क्या करना है, उनको तो हमने अवॉइड करना ही है। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में सेट्स हैं शुगर केन सेट्स, इनको एक तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दूसरा हेल्दी यूज कर सकते हैं। नाइफ के केस में हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड से नाइफ या टूल्स को हम साफ रख सकते हैं। और अगर ट्रांसमिशन बाय एफिड्स बोला है तो हम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे शुगर केन सेट्स को दे सकते हैं। कैसे करते हैं, 52 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, या फिर हॉट एयर या तो एरेटेड स्टीम थेरेपी जिसको हम बोलते हैं एएसटी, 54 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए। और क्योंकि एफिड से फैल रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई इंसेक्टिसाइड को जितनी भी उसकी स्प्रेज बोली हैं उतनी स्प्रेज जो भी रिकमेंडेड डेज पे बोली हैं उनको हम यहाँ पे इस केस में कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो शुगर केन की इंपॉर्टेंट डिजीज थी वो कवर हो गई, लेकिन एक डिजीज अभी भी बच गई जिसको हम बोलते हैं RSD, रेटून स्टंटिंग डिसीज। अब ये जो रेटून स्टंटिंग डिजीज है ये आपके लिए होमवर्क है। किससे ये होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्यों इसको रेटून स्टंटिंग डिजीज या RSD बोला जाता है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि मेनली ये डिजीज आपको रेटून क्रॉप पे देखने को मिलती है, इसीलिए इस डिजीज को क्या बोला जाता है, रेटून स्टंटिंग डिजीज बोला जाता है। और ये डिजीज जो है मेनली रेटून क्रॉप पे आता है। दूसरा, रेटून स्टंटिंग डिजीज शुगर केन की ऐसी डिजीज है जिसमें शुगर का कंटेंट बढ़ता है। रेटून स्टंटिंग डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें शुगर केन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, या शुगर केन का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ RSD, रेटून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन। यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आया यहां तक। चलिए, सो ये आपके लिए होमवर्क है। कल मैं आपसे जरूर पूछूंगी क्लास में कि क्या पढ़ के आए हो उसके बारे में। पैथोजन आपको पढ़ के आना है, किसकी वजह से होती है, क्यों इसको RSD बोला जाता है, और क्या इसके बेसिक से सिम्टम्स हैं। क्लियर है यहां तक। सो सॉरी, यहां तक समझ आ गया सबको। क्या बोल रहे हैं, चलो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। हमने अभी शुगर केन की डिजीज को डिस्कस किया और बहुत 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 अच्छे से डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंडनट की डिजीजेस को, और इसको भी हम बहुत अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्राउंडनट पढ़ने से पहले मैं चाहती हूं जो हमने अभी तक पढ़ा शुगर केन का, एक बार इसको रिवाइज करो। जितना हमने अभी पढ़ा शुगर केन की डिजीजेस के बारे में, सारी डिजीजेस को आप एक बार अभी रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं। जो जो चीजें हमने अभी पढ़ी उसको स्ट्रीमलाइन करो, देखो क्या क्या पैथोजन पढ़ा, क्या क्या सिम्टम पढ़े, फिर हम ग्राउंडनट की डिजीजेस के साथ में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। जो जो हमने पढ़ा उसको फटाफट से पढ़ो, फिर कंटिन्यू करते हैं फटाफट से।
चलो, सबने पढ़ा शुगर केन की डिजीजेस के बारे में। चलो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। सबने पढ़ लिया? अब बिना चीटिंग के जो भी क्वेश्चन पूछूंगी, बिना नोटबुक में देखे खुद से आपने आंसर करना है। पहले मुझे फटाफट से बता दो कि अभी अगर आपको लर्न हो गए सारे पैथोजेंस, एक नजर मार ली या फिर सारे सिम्टम्स अगर देख लिए, तो फटाफट से बता दो। अब कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे शुगर केन से ही। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन का टाइप मैं आपको अपनी मर्जी से करवा रही हूँ। मर्जी से इन द सेंस कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या है आपके पास में, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूं अभी यहाँ पे। एएफओ में ये पैटर्न आपको नहीं देखने को जनरली मिलेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, ताकि एक ही बारे में हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इसीलिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस का एक मिक्सचर करवा रही हूं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन ए में आपको दे रही हूं रेड रॉट, ऑप्शन बी दे रही हूं रेड स्ट्राइप, ऑप्शन सी दे रही हूं, याद हो कि सिम्टम्स सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है ओके। अभी हाँ पोल लगा रही हूं, रुक जाओ, देखने दो, क्वेश्चन तो करने दो मुझे सेट। ठीक है, रेड डॉट बोल दिया, रेड स्ट्राइप बोल दिया, देन ग्रासी शूट, देन ग्रासी शूट और स्मट। ठीक है, चलो अब यहां पे दूसरा पार्ट है, एक बार ध्यान से आप अपना कर लो, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी तो आप सीधा पोल पे आंसर करेंगे। ठीक है, नाउ ठीक है, अभी आंसर्स देख लो अपने। चलिए अब इसके मैं आपको ऑप्शन दे देती हूं, ये देख लिया सबने टेबल ध्यान से। चलिए अब इसका मैं आपको टेबल दे देती हूं, या इसके मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूं। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी हमारे पास में है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन डी आपके पास में है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। चलिए सबने देख लिया ऑप्शन, सब फटाफट से देखो। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड पोल, ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, और अब मैं आपका पोल का जो टाइमिंग है उसको शुरू कर रही हूं, और आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो फटाफट से ए बी सी डी जो भी आपको लगता है देखो और आंसर करो। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो गए, अलग से मुझे आपको क्वेश्चंस नहीं देने पड़े। चलो बताओ क्या आंसर होगा। तो 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है ए बी सी डी। टाइम भी मैंने आपको दे दिया 1 मिनट का, और अब आपको आंसर बताना है, आंसर क्या है सही।
क्लियर? कर दिया आंसर सबने? चलिए, तो पोल का टाइम भी खत्म होने वाला है। करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। चलिए ठीक है जी, ओके स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया रेड रॉट, किसके साथ में मैच कर रहा है? कोलेटा ट्राइकम फाल्केटम। दूसरा दिया रेड स्ट्राइप, किससे होता है? ये तो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि ए का 3 बी का 4। यहां पे देखो ए का 1 दिया है, ये तो होगा ही नहीं। ए का 4 दिया है, ये तो होगा ही नहीं। ए का 3 दिया है, ठीक है। बी का 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए का क्या दिया है? 4, बी का क्या दिया है? 3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी है। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही पता चल गया। ओके, देन ग्रासी शूट की बात करें, किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से होता है। स्मट की बात करें, कल्मिकोलस स्मट है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किस किसने गलत आंसर दिया है इसका, और जिसने गलत आंसर दिया होगा उसको एक होमवर्क भी मिलेगा। हाँ जी, 9% लोगों का गलत है। किस किसने गलत आंसर दिया है भाई, देख लेते हैं। ओके ठीक है, बाकी लोगों का जिन जिन्होंने सही आंसर दिया है सामने दिया गया है, सही है। चलो, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया ना। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चलिए। सो यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। मैच द फॉलोइंग ही दे रही हूं। चलिए, तो आपके पास में जो यहां पे ऑप्शंस दिए हैं, ड्राइंग ऑफ केन विद इन अ मंथ, ड्राइंग ऑफ केन विद इन अ मंथ। अगला, विप स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिल थिकनेस, विप स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिल थिकनेस। sugar content increases, sugar content increases, and reddish streaks on leaf lamina on the base of young leaves, on the base of young leaves। अब कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं और डिजीज दी गई हैं, आपको मैच करना है। ऑप्शंस हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अब बताइए क्या आंसर होगा। सबको मैंने ऑप्शंस दे दिए। चलो, अब बताओ क्या आंसर होगा। ये 4 लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है मैंने 1। इसको थोड़ा सा सी और डी को थोड़ा सा कर देती हूँ, 1 4, ठीक है। तो इसका 1 है, इसका 4 है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। चलो करो मैच और बताओ मुझे इसका क्या आंसर होने वाला है। पोल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर मैच करना है। चलिए बताइए पोल पे क्या आंसर होगा, फटाफट से पिक करिए क्या आंसर होने वाला है।
चलिए क्या आंसर होने वाला है? तो सामने टाइमर लग चुका है, 1 मिनट के अंदर आप सबको आंसर देना है और सामने बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन बहुत क्लियरली लिखा है। तो ऑप्शन ए है रेड डॉट, बी है रेड स्ट्राइप, सी है स्मट, डी है आरएसटी। वेब स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिल थिकनेस ऑप्शन 1, ड्राइंग ऑफ केन विद इन अ मंथ ऑप्शन 2, रेडिश स्ट्रीक ऑन लीफ लैमिना ऑन द बेस ऑफ यंग लीव्स ऑप्शन 3, शुगर कंटेंट इंक्रीजेस ऑप्शन 4। तो आपको बताना है ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है। टाइम भी खत्म होने वाला है। कर दिया सबने आंसर? चलिए सो करेक्ट आंसर यहां पे देख लेते हैं क्या है। चलिए सो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। रेड रॉट में हमने बोला कि पूरा के पूरे केन की ड्राइंग विद इन अ मंथ हो जाती है। रेड स्ट्राइप में बोला रेडिश स्ट्राइप्स हमें देखने को मिलेंगी बेस ऑफ द यंग लीव्स में। स्मट में हमने बोला विप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और आरएसडी में बोला शुगर कंटेंट इंक्रीज होता है। डी का 4 है तो डी का 4 हमें यहां देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है। ए का 2 है तो ए का 2 हमें यहां देखने को मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ए का 2 हो गया, ठीक है जी। बी का 3 है, ठीक है जी। सी का 1 है, ठीक है। डी का 4 है, ठीक है। लग गया पता? सिंपल। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा था ये 2, बी आंसर नहीं, कौन सा ये ऑप्शन सी है, सी आंसर है। चलिए ये क्या गलत कैसे हो गया भाई? हाँ सो हमें पता चल गया शुगरकेन की डिसीजेस का। अब हम बात करेंगे ग्राउंडनट की डिसीजेस की कि ग्राउंडनट में, अच्छा बी आंसर है, बी कैसे है? बी कैसे है? बी तो ये था ना, सी है। ए का 2 ओके, ड्राइंग ऑफ द लीव्स। बी का 3 ठीक है जी। सी का 1 ठीक है जी। डी का 4 ठीक है, तो है सी लिखा है, ठीक तो है आंसर, सी है आंसर, बी थोड़े ना होगा। बी में क्या दिया है? ए का 3, ए का 3 थोड़े ना, ए का 2 है, ठीक है। चलिए सो अब बात करेंगे डिसीजेज ऑफ ग्राउंडनट के बारे में। तो डिजीजेज ऑफ ग्राउंडनट में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज क्या सुनी है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट सुना है सबने? सो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट की जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि कई बार पूछते हैं टिक्का कौन सी क्रॉप की डिजीज है या ग्राउंडनट की इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट की डिजीजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले है टिक्का डिजीज। टिक्का भी बेटा 2 टाइप का होता है, एक है अर्ली टिक्का और एक है हमारे पास में लेट टिक्का। तो आपको पता होना चाहिए जब हम अर्ली टिक्का की बात करते हैं तो इसको अर्ली लीफ स्पॉट भी कहा जाता है। लेट टिक्का की बात करते हैं इसको लेट टिक्का स्पॉट भी बोला जाता है। पैथोजन की बात करें, पैथोजन यहाँ पे दोनों के डिफरेंट है, तो जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे? बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कवर करेंगे सारा। कॉलर रॉट की बात करें, जिसको जहां पे सिम्टम हमें सिडलिंग ब्लाइट भी देखने को मिलता है, ब्राउन रॉट भी देखने को मिलता है। किसके कारण होता है? एस्परजिलस के कारण होता है। अफ्लाटॉक्सिन्स देखने को मिलते हैं कर्नल्स में, ये बात करेंगे। स्पॉटेड विल्ट या बड नेक्रोसिस जो कि निमेटोड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, इस बारे में भी, जो कि थ्रिप्स के द्वारा, नॉट निमेटोड्स, जो कि थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, इस बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो टिक्का डिजीज में देखो क्या लिखा है, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। कोला का मतलब है कल आएगा, तो कल आएगा मतलब कि जल्दी आएगा, यानी कि अर्ली टिक्का स्पॉट। मतलब नहीं है उसका, मैं ऐसे बता रही हूं। कोला कैसे याद रख सकते हो? कोला मीन्स कल, कल मीन्स अर्ली। सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। दूसरा है लेट टिक्का स्पॉट, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। परसों मतलब कि परसों आएगा, कल के बाद आएगा मतलब कि लेट आएगा। अब अर्ली टिक्का स्पॉट और लेट टिक्का स्पॉट,
इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो एक सीजन में अर्ली आता है और एक सीजन में लेट आता है। तो जो जल्दी आता है उसको अर्ली टिक्का स्पॉट बोलते हैं, जो लेट आता है उसको लेट टिक्का स्पॉट बोलते हैं। इन दोनों की अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं, कैसे हैं ये डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम अर्ली टिक्का स्पॉट की बात करते हैं, सबसे पहले पैथोजन हमने याद कर लिए, लेट के भी पैथोजन हमने याद कर लिए कि कौन कौन से पैथोजन्स हैं। तो अर्ली टिक्का स्पॉट में जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और येलो हालो पाया जाता है। जबकि लेट टिक्का स्पॉट में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं उसमें येलो हालो नहीं पाया जाता। अर्ली टिक्का के जो सिम्टम्स हैं 3 से 4 हफ्ते के प्लांट में देखने को मिलते हैं, जबकि लेट टिक्का के जो सिम्टम्स हैं वो 6 से 8 हफ्ते के प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, कॉलर रॉट, जिसमें हमें या तो कॉलर रॉट देखने को मिलता है या सीडलिंग में ब्लाइट देखने को मिलती है या क्राउन रॉट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें किसके कारण होती है? एस्परजिलस नाइगर के कारण होती है। और ये जो एस्परजिलस नाइगर है ये क्या करता है? अफ्लाटॉक्सिन बनाता है। कई बार आपने देखा होगा जो स्टोर्ड मूंगफली होती है उसमें हमें कड़वा सा टेस्ट आता है। वो जो कड़वा टेस्ट है वो अफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? फंगस के द्वारा बनाया गया, एस्परजिलस के द्वारा बनाया गया एक माइकोटॉक्सिन है, राइट। अगला है स्पॉटेड विल्ट या फिर बड नेक्रोसिस। इसमें मेन चीज क्या होती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल, अगर हम या टॉप बर्ड की बात करें, एडवांस स्टेज में जो टॉप बर्ड है वो उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। और इसमें सबसे मेन चीज है कि इसको कौन ट्रांसमिट करता है? थ्रिप्स इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये 3 जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी अभी आपको बताई। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे कवर करेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा ग्राउंडनट में ग्राउंडनट रोजेट जो डिजीज है वो भी आती है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो लेट टिक्का और अर्ली टिक्का के अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, देखो ये जो सिम्टम है ये है अर्ली टिक्का के, ये जो सिम्टम है ये है लेट टिक्का के। दोनों में डिफरेंस लग रहा है। अब क्या डिटेल का डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे, फिर आएंगे फोटो पे कि क्या हमने पढ़ा वो सच है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं अर्ली टिक्का की, अर्ली टिक्का डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो हमें अर्ली इन्फेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि सीजन में जल्दी देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो इन्फेक्शन है ये 3 से 4 हफ्ते के प्लांट के ऊपर आता है। जो लेट टिक्का का इन्फेक्शन है वो हमें लेट देखने को मिलेगा, यानी कि जब सिडलिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब कि 6 से 8 हफ्ते के प्लांट पे देखने को मिलेगा। स्टेज पूछी जाती है लेट टिक्का में कि लेट टिक्का में कौन सी स्टेज पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो लेट टिक्का में जो इन्फेक्शन है ये हमें पैगिंग स्टेज पे देखने को मिलता है, ये हमें पैगिंग स्टेज पे देखने को मिलता है ग्राउंडनट की। अब शेप ऑफ द स्पॉट की बात करें तो अर्ली टिक्का में जो हमें स्पॉट्स हैं वो हमें अनियमित देखने को मिलते हैं। ये पूछते भी हैं कि इरेगुलर स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं। तो अर्ली टिक्का के जो स्पॉट्स होते हैं वो बेसिकली सर्कुलर टू इरेगुलर होते हैं। और अगर आप लेट टिक्का के स्पॉट्स की बात करोगे तो लेट टिक्का के जो स्पॉट्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो जो अर्ली टिक्का है, अर्ली टिक्का में जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो अपर सरफेस पे देखने को मिलता है। हमें जो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे वो रैंडम स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और अपर सरफेस पे हमें देखने को मिलेंगे अर्ली टिक्का में। लेकिन जो लेट टिक्का है वहां पे हमें मेनली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर अर्ली टिक्का की बात करें, यहां पे हमें लाइट ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और येलो हालो देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं लेट टिक्का की तो वहां पे हमें जो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं वहां पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और कोई येलो हालो हमें देखने को यहां नहीं मिलता है इन केस ऑफ लेट टिक्का डिजीज। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले अर्ली टिक्का की बात की, क्या बोला
brown spots with yellow halo, circular to irregular spots। 3 से 4 हफ्ते के प्लांट में अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। यहां पे देखोगे ब्लैक स्पॉट्स, चेंज कर देती हूँ पेन का इसका कलर। यहां पे देखोगे, यहां लिख देती हूँ ब्लैक स्पॉट्स 6 से 8 हफ्ते के प्लांट में देखने को मिल रहे हैं। कोई येलो हालो नहीं है और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे हमने सारे मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया। डिफरेंस बिटवीन अर्ली टिका एंड लेट टिका डिजीज। अब बताओ समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? बताओ फटाफट से कि मैम समझ में आ गया है नहीं आया, जल्दी से बता दो। यहां तक पता चला? स्क्रीन पे सामने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, देखो ध्यान से कि क्लियर है या नहीं है। बोलोगे नहीं तो देखो मुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक बताओगे नहीं। ठीक है जी, धनराज का मैसेज आ गया, श्रद्धा का भी आ गया कि मैम क्लियर है। बाकी लोग सबको क्लियर है? सामने स्क्रीन मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबको क्लियर हो गया। नाउ मैनेजमेंट में क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? एक तो कार्बेंडाजिम या थीरम के साथ में सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो कार्बेंडाजिम का ही हम क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें तो जैसे कि ALR1 है, रेजिस्टेंट वेराइटीज में ALR1 का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंडनट की टिक्का डिजीज है जिसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हमने और मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट बात करते हैं रस्ट की। तो ग्राउंडनट में जो रस्ट है वो पक्सीनिया अरेकिडिस के कारण होता है। अब रस्ट के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं, सेम ही है कि देखो डिसीज में क्या होता है, हमें जितने भी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है उस पर अटैक करती है। रस्टी पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो द डिसीज अटैक्स ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द डिसीज इज यूजुअली फाउंड व्हेन प्लांट्स आर अबाउट 6 weeks old. Small brown to chestnut dusty pustules appear on the lower surface of the leaves. The epidermis ruptures and exposes a powdery mass of iridospores. किसके केस में क्या होता है? जो एपिडर्मिस है वो रप्चर कर जाएगा और पाउडरी मास हमें यूरिडोस्पोर्स का देखने को मिलता है ग्राउंडनट रस्ट के केस में। सेम ही है, वही बात है जो हमने रस्ट में नॉर्मल सा पढ़ा है, राइट? अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि रस्ट में क्या क्या होता है। वैसे ये पूरा सेम ही है जो हमने अभी तक पढ़ा है रस्ट में। अगला है कॉलर रॉट, सीडलिंग ब्लाइट या क्राउन रॉट। अब देखो जब भी हम एस्परजिलस की यहाँ बात कर रहे हैं, या तो हमें सीड में रॉटिंग देखने को मिलती है या फिर हमें, जिसको हम प्री एमर्जेंस बोल देते हैं, रॉटिंग देखने को मिलती है, या तो हमें सीडलिंग जब आ जाएगी पोस्ट एमर्जेंस रॉटिंग देखने को मिलेगी, या तो हमें प्लांट के क्राउन पोर्शन पे रॉटिंग देखने को मिलेगी एस्परजिलस के कारण। तो ये जो एस्परजिलस है इसमें 3 फेजेस में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, प्री एमर्जेंस रॉट, पोस्ट एमर्जेंस रॉट एंड सीडलिंग या क्राउन रॉट जिसको हम बोल रहे हैं। सबसे पहले प्री एमर्जेंस रॉट्स की बात करते हैं। प्री एमर्जेंस का मतलब क्या होता है? एमर्ज करने से पहले, सीडलिंग के निकलने से पहले जो हमें सीड में रॉटिंग देखने को मिलती है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्री एमर्जेंस रॉट बोल देते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे कि सीड्स आर अटैक्ड बाय सॉइल बॉर्न कोनिडिया एंड कॉज रॉटिंग ऑफ द सीड्स। कि सॉइल बॉर्न जो कोनिडिया है या सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस है वो अटैक करेंगे, क्योंकि एस्परजिलस की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे दिया है कि कोनिडिया है। और वहां पे जब ये सीड को अटैक करेगा एस्परजिलस, तो एस्परजिलस का जो कलर है, क्योंकि यहाँ पे एस्परजिलस नाइजर बोला है, तो एस्परजिलस नाइगर का जो कलर है ब्लैक है, उसके कारण हमें जो सीड है
सीड के ऊपर भी हमें जो ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स है वो देखने को मिलेगा, और जो अंदर के टिश्यूज हैं सीड के, वहां पे रॉटिंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएंगे, और वाटरी रॉट हमें वहां पे, मतलब वाटरी टिश्यूज हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। अगली बात करते हैं पोस्ट एमर्जेंस रॉट की। पोस्ट एमर्जेंस आप सबने पढ़ा है क्या होता है, जैसे हम डैम्पिंग ऑफ में पढ़ते हैं। पोस्ट एमर्जेंस में क्या होगा, एक बार सीडलिंग आपकी निकल गई, उसके बाद में जो एमर्जिंग यंग सीडलिंग है वहां पे पहले ये कॉटिलेडनरी स्पॉट्स के ऊपर, कॉटिलेडन्स के ऊपर स्पॉट्स को बनाएगा, और उसके बाद में ये जो सिम्टम्स है ये फर्दर आगे स्टेम तक क्या करेंगे, फैल जाएंगे, और कॉलर रीजन तक फैल जाएंगे। अल्टीमेटली जैसे हमने डैम्पिंग ऑफ में पढ़ा था कि जो अफेक्टेड पोर्शन है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वहां पे रॉटिंग हो जाएगी, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी सीडलिंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो कॉलर रीजन है यहाँ पे हमें फंगस की ग्रोथ और कोनिडिया जो भी है वो देखने को मिलेंगे। तो पोस्ट इमरजेंस एंड प्री इमरजेंस हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने बोला क्राउन रॉट। तो जब भी हम अडल्ट प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, सीडलिंग स्टेज पे नहीं है, थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो वहां पे क्राउन पोर्शन पे भी हमें जब रॉटिंग देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, क्राउन रॉट बोल देते हैं। तो देख सकते हो इन्फेक्शन अकर्स इन अडल्ट प्लांट्स, दे शो क्राउन रॉट सिम्टम्स, लार्ज लीजन्स डेवलप ऑन द स्टेम below the soil and spread upwards along the branches causing drooping of the leaves and wilting of the plants। कि सॉइल में जो पैथोजन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, जो अडल्ट प्लांट है उनको नीचे क्या करेंगे, वो बेसिकली नीचे सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और ये जो लार्ज लीजन्स हैं जो सॉइल के नीचे हैं इसके बाद में ये अपवर्ड की तरफ को जाएंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे, अल्टीमेटली हमें ड्रूपिंग एंड विल्टिंग देखने को मिलेगी। तो हमें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से कि एस्परजिलस क्या करता है। अब सिम्टम्स देखो फोटो में, जब आप बात करते हैं स्टोर्ड कर्नल्स की, तो स्टोर्ड कर्नल्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, अफ्लाटॉक्सिन। ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये मैं अलग से लिख रही हूं, एस्परजिलस बनाता है इन केस ऑफ स्टोर्ड कर्नल्स, मूंगफली में इन केस ऑफ stored kernels, right? now अब क्या करेंगे इसकी मैनेजमेंट के लिए, एक तो क्रॉप रोटेशन तो है, डिस्ट्रक्शन भी है, सीड ट्रीटमेंट भी है, इसके अलावा क्योंकि सॉइल में है ना बेसिकली, तो सॉइल ट्रीटमेंट्स करेंगे। सिंपल फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हम ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स बोल रहे थे कि जो कवर कर लेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस फोटो में आपको दिख रहा है क्लियरली। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आया ग्राउंडनट की डिजीज के बारे में, क्लियर है सबको? ओके देन चलिए आगे मूव करते हैं। अब है ग्राउंडनट रोजेट डिजीज, ग्राउंडनट में रोजेट डिजीज। अब रोजेट क्या होता है, रोजेट में क्या होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं वो शॉर्टन रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, और रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो अफेक्टेड प्लांट्स है वहां पे आप देखोगे डेंस क्लम्प, डेंस समझ लो इकट्ठा सा हो गया है, तो यहाँ पे जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं वहां पे हमें डेंस क्लम्प देखने को मिलता है, या मैंने बोला ना स्टंटिंग हो जाती है या शॉर्टन इंटरनोड्स हो जाते हैं, तो डॉफ शूट्स, छोटे छोटे शूट्स हमें देखने को मिलेंगी, छोटी लीव्स का हमें रोजेट फैशन में देखने को मिलेंगी। रोजेट समझते हो इस तरह से, ये जैसे बुके जैसा समझ लो, रोजेट जो फैशन जिसको हम बोल देते हैं, तो शेप में हमें देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट्स हैं ये छोटे रहेंगे और ये क्या करेंगे, फ्लावर्स बनाएंगे, लेकिन आगे फर्दर जो जैसे हमने पैगिंग स्टेज बोला ना, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे पैग्स जो फर्दर आपके नट्स बना पाएंगे या सीड बना ही नहीं पाएंगे, मतलब कि फ्लावरिंग तो होगी लेकिन फर्दर जो आगे फ्रूट प्रोडक्शन है या सीड प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, रोजेट डिजीज में एक तो स्टंटिंग हो रही है, रोजेट फैशन में देखने को मिल रहा है, और सीड फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो हमें पता होना चाहिए इसका वेक्टर कौन है। तो वेक्टर इसका कौन है, एफिड। वेक्टर कौन है, एफिड। देख रहे हो, वायरल डिजीज है तो यहाँ पे वेक्टर कौन है, एफिड, राइट। एफिस क्रेसिवोरा या एफिस गॉसिपी, ठीक है।
पर आपको एफिड पता होना चाहिए कि एफिड इसका क्या है, वेक्टर है। यहां तक सबको क्लियर? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। नाउ ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस। अब ग्राउंडनट में जब बड नेक्रोसिस होता है बहुत टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। कई बार हो सकता है आपको रिंग स्पॉट्स देखने को मिले, हो सकता है मोज़ेक के सिम्टम देखने को मिले। तो वायरल डिजीज में ऐसा ही होता है, स्टंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस में हमने बोला कि जो टॉप बड है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे हमें याद रखना है वेक्टर। तो ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है, थ्रिप्स है। थ्रिप्स याद रखना है। ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस में जो वेक्टर है वो क्या है, थ्रिप्स है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है यहां तक? अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम्स आर विजिबल 2 to 6 weeks आफ्टर इन्फेक्शन एज रिंग स्पॉट्स ऑन द लीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिंग स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। द न्यूली एमर्जिंग लीव्स आर स्मॉल, राउंडेड और पिंच्ड इनवर्ड्स एंड रुगोज विद वेरिंग पैटर्न ऑफ मॉटलिंग एंड माइन्यूट रिंग स्पॉट्स। क्या आपको मॉटलिंग के सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे रिंग स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्रोटिक स्पॉट्स एंड इरेगुलरली शेप्ड लीजन्स डेवलप ऑन द लीव्स एंड पेट्यूल्स। कि नेक्रोटिक स्पॉट्स और इरेगुलर जो लीजन्स हैं वो आपको पेट्यूल्स पे देखने को मिलेंगे और नेक्रोटिक स्ट्रीक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लांट्स जो होंगे वो स्टंटेड रहेंगे, शॉर्ट इंटरनोड्स के साथ में और शॉर्ट ऑक्सिलरी शूट्स के साथ में। लीफलेट्स भी छोटी देखने को मिलेंगी। लैमिना डिस्टॉर्टेड देखने को मिलेगा। मोज़ेक एंड मॉटल के सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम एडवांस स्टेज की बात करते हैं तो एडवांस कंडीशन में क्या होगा, जब ये डिजीज बढ़ जाएगी तो नेक्रोसिस ऑफ बड भी हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए नाम क्या रखा है, ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस। इतनी देर से हम किसकी बात करें, जनरल जो सिम्टम आ रहे हैं उनकी बात करें। लेकिन अगर एडवांस स्टेज पे ये इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें नेक्रोसिस ऑफ बड्स देखने को मिलेगा। टॉप बड इज किल्ड, बाकी को मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। टॉप बड इज किल्ड एंड नेक्रोसिस स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस के सिम्टम में कि टॉप बड की नेक्रोसिस हो जाएगी और फ्लावरिंग में रिडक्शन देखने को मिलेगा। सीड्स आपके स्मॉल देखने को मिलेंगे और उनके ऊपर भी हमें लीजन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरल डिजीज में वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर आप देख सकते हो, थ्रिप्स। वेक्टर कौन है इसमें, थ्रिप्स है। चलिए, यहां तक हमें समझ आ गया ग्राउंडनट की डिसीजेस के बारे में और हमने समझ लिया कि क्या क्या इस डिजीज में होता है। अब जो हमारा टॉपिक है, अब हम बात करेंगे मेज की डिसीजेस के बारे में और डिस्कस करेंगे क्या क्या है। उससे पहले जो आपने नोट्स में लिखा, नोटबुक में बनाया, जो भी है उसको एक बार देखिए आपने क्या क्या लिखा। फिर डिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मक्का की डिजीजेस या मेज की डिजीजेस के बारे में। देखिए क्या क्या पढ़ा और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मक्का की डिजीजेस के बारे में या मेज की डिजीजेस के बारे में। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब हम बात करेंगे मेज की डिजीजेस के बारे में और जानेंगे मेज में क्या क्या चीजें आती हैं और फिर डिटेल में बात करेंगे मेज की डिजीजेस के बारे में। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। मेज में अगर आप बीमारियां देखोगे, सबसे पहले है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, जो होता है अर्वीनिया स्पीशीज से, क्योंकि बैक्टीरिया देन ऑब्वियस है कि बैक्टीरिया से हो रहा है। दूसरा है चारकोल रॉट, ये रॉट होता है फंगस की वजह से। तो मेज में दो रॉट्स हैं, एक बोल रहे हैं हम कि एक स्टॉक रॉट है जो बैक्टीरिया से हो रहा है,
एक स्टॉक रॉट है जो फंगस से हो रहा है। डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, इसमें 3-4 टाइप के डाउनी मिल्ड्यू आते हैं जो हम फोटोज में भी देखेंगे, जिसके सिम्टम भी वेरी करते हैं, जैसे कि ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू है, क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू है, शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू है, सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू है। वो हम सारा देखेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम फोटोज देखेंगे। ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू का जो पैथोजन है वो है स्क्लेरोथोरा रेसिए। क्रेजी टॉप का जो पैथोजन है स्क्लेरोथोरा मैक्रोस्पोरा। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू का है पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा सेकरी, और सॉर्गम का है पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस से होता है। अब मुझे बताओ, ये जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया है? कभी बताया था? बताओ जरा, याद आ रहा है? कभी अभी जो क्लासेस चल रही है इनमें बताया हो? बताया मैंने आपको सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट के बारे में? बताओ जल्दी से, यस या नो। और अगर बताया तो क्या बताया ये भी बताओ जल्दी से। बताइए। बताया है क्या? बताओ, आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं मैं। फर्स्ट क्लास में क्या बताया, यही तो पूछ रही हूँ। पेपर में ये तो ना पूछेंगे कि मैम ने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, कौन सी क्लास में पढ़ाया था। आंसर पूछेंगे ना पेपर में। मैं भी आंसर पूछ रही हूँ आपसे, क्या बताया था मैंने इसके बारे में? रिप्लाई कर रहे हो, यस मैम बताया था। ये बताओ कि क्या बताया था, वही तो बोल रही हूँ मैं। हिंट ही दे दो, शॉर्ट सा एक आधा वर्ड लिख लो ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ मैंने कुछ तो बताया था और इनको याद है मैंने क्या बताया था। अभी नोटबुक्स नहीं खोलनी है ना, ढूंढनी है। पेंडेमिक डिजीज है शायद। नहीं जी नहीं, पेंडेमिक तो मैंने सीरियल रस्ट बताए हैं, ये तो मैंने आपको पेंडेमिक बताया ही नहीं है, ये तो मैंने आपको एपिडेमिक बताया था। हैं धनराज? क्लोज हो बट गलत याद कर रहे हो, एपिडेमिक बताया था। हाँ जी, और क्या बताया था? भूल चुके हो? ये बताओ मुझे, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो इसी सेशन के दौरान बताई हैं, इसी कोर्स के दौरान बताई हैं, और शायद पिछले हफ्ते ही बताई हैं, है ना? ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, हमें 2 ही हफ्ते हुए हैं अभी डिस्कस करते हुए चीजें, तो अभी अभी बताई है ना मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, पूरे 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, है ना? हाँ, श्रद्धा ने बोला ड्यू टू मोनोकल्चरिंग, चलिए सही है। पिछले जन्म में तो नहीं बताया था, इसी जन्म में बताया ना, इसी कोर्स में। फिर याद ही नहीं रखते हो चीजें। एपिडेमिक डिजीज थी, बताया था मैंने आपको क्या, कि टेक्सास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस। तो क्योंकि उनको लेबर को कम करना था ताकि बार बार इमेस्कुलेशन और डीटेस्लिंग का झंझट ना करना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइंस को चूज किया। अब ये जो पैथोजन है, इस पैथोजन की एक रेस है जिसका नाम है रेस टी, जिसने क्या किया, मोनोकल्चर लोगों ने किया था उन लाइंस का, तो उसने सारी की सारी वो लाइंस को खत्म कर दिया। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एपिडेमिक देखने को मिला। बोलो अब याद आया कुछ? नेम ही डेंजरस है, याद नहीं रहते। उन्हीं से तो दोस्ती करवा रही हूँ इतने दिन से, और क्या सिखा रही हूँ आपको, वही तो सारे तरीके मैंने अपना लिए आपको बताने के। धीरे 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 ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, करोगे नहीं तो कैसे याद रहेगा? है इतना सिंपल टॉपिक, उसको भी याद नहीं आ रहा आपको। कोई बात नहीं, अभी मुझे लग रहा है मुझे आपको असाइनमेंट्स का लोड बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। हैं अभी तक तो मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, किसी दिन गुस्सा करूं क्लास में? फिर याद करोगे, फिर डर के मारे याद करोगे, है ना? अभी तो प्यार से पढ़ रहे हो, किसी दिन गुस्सा करूंगी क्लास में फिर याद करोगे? बताओ मुझे। तो पढ़ना शुरू कर दो, मुझे तो इवन गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट आपकी इतनी पास है कि आपको खुद को ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है। बोल रहे हाँ मैम कर दो गुस्सा, कोई चक्कर नहीं है, हम तभी पढ़ेंगे, है ना? चलो तो चीजों को रिवाइज करो। देखो नहीं पढ़ोगे तो चीजें डेफिनेटली भूलोगे, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। आपने एक एग्जाम IBPCFO तो देना ही है, इसके अलावा आपने बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो हर एक एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो या डेडिकेटेड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको जितनी चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ एक बार में आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे,
लेकिन आपको थोड़ा अपना जो टाइम है, जो सेक्शंस है, उनको डिवाइड करके चलो ना, कि आज की क्लास आज पढ़ लेते हैं, कल की कल पढ़ लेते हैं, कल पे चीजें मत छोड़ो। और अगर आप आज का आज भी पढ़ रहे हो और कल की क्लास के दिन भी पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट जो पीछे पढ़ा है उसको एक हफ्ते में टाइम निकाल के रिवाइज भी करो ना, तो बात है। रिवीजन्स बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। ओके चलिए, ओके लेट्स कंटिन्यू। करें स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल स्टॉक रॉट की, और मैंने बोला कि ये स्टॉक रॉट बैक्टीरिया से होता है। एक स्टॉक रॉट ऐसा भी है जो हमारा फंगस से होता है। तो बैक्टीरियल स्टॉक रॉट में क्या होता है, देखो, एक तो जब हम बैक्टीरियल स्टॉक रॉट की बात करते हैं, जो भी स्टॉक पोर्शन है, जो भी मेन हमारा स्टॉक है, वहां पे बैक्टीरिया क्या करेगा, रॉटिंग कर देगा। अब यहाँ पे आप देख लो, स्लाइमी समास आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रॉटिंग हो गई है, और यहाँ से हमें बैक्टीरिया की रॉटिंग की वजह से एक मतलब जिसको बोलते हैं स्मेल भी आने लग जाएगी। और क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में स्टॉक है, यहाँ पे बैक्टीरिया ने अटैक किया है स्टॉक के ऊपर, तो ये स्टॉक अंदर से वीक पड़ जाएगा, प्लांट खोखला पड़ जाएगा। तो अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना, तो ये प्लांट खुद ही लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। तो ये मेन सिम्टम है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के, जो कि अर्विनिया डिसॉल्वेंस या कई बार अर्विनिया क्राइसेंथेमी भी लिखा होता है, उसके कारण होता है। तो क्या लिखा है थ्योरी में, द बेसल इंटरनोड डेवलप सॉफ्ट रॉट एंड गिविंग अ वाटर सोक्ड अपीयरेंस, कि जो बेसल इंटरनोड है वहां पे हमें सॉफ्ट रॉट देखने को मिलता है और वाटर सोक्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है। अ माइल्ड स्वीट फर्मेंटिंग ओडर अकम्पनी सच रॉटिंग, की जो माइल्ड सा जो ऑर्डर है हमारे पास में, स्वीट फर्मेंटिंग ऑर्डर होता है, उसके केस में हमें क्या होता है, रॉटिंग देखने को मिलती है। लीव्स के केस में हमें विल्टिंग के साइन देखने को मिलते हैं, और जो अफेक्टेड प्लांट है वो लुढ़क जाएगा और टॉपल डाउन हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये हमारे मेजर सिम्टम्स हैं बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के। क्लियर है सबको यहाँ तक? नाउ अब अगर हम आगे बात करते हैं तो चारकोल रॉट के बारे में। ये जो चारकोल रॉट है ये फंगस से होता है, और ये आता है आपका फ्लावरिंग के बाद। तो इसको बोला जाता है पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट, PFSR। तो इसको बोला जाता है पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट, PFSR। अब आप देखो यहां पे लिखा है मैक्रोफॉर्मिना फेजुला। अब बताओ, मैक्रोफॉर्मिना फेजुलिना लिखा है और साथ में लिखा है रैजोक्टोनिया बुटाटिकोला। कल भी हमने इस पैथोजन के बारे में पढ़ा था, कल भी हमने इसके बारे में जाना था। सेम ही सिम्टम्स, सेम ही कंडीशन में ये भी आएगा। अब मुझे बताओ क्या लगता है इस डिजीज में क्या होगा, उसके बाद में और एक्सप्लेन करती हूँ। क्या लगता है इस डिजीज में क्या होगा? क्या लगता है इस डिजीज में क्या होगा? तो देखो यहां लिखा है चारकोल रॉट। तो चारकोल रॉट में क्या होता है, आपको जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वहां पे काली अपीयरेंस या चार्ड अपीयरेंस जिसको बोलते हैं वो देखने को मिलती है। तो चारकोल रॉट में बेसिकली क्या होता है, ये जो फंगस है, फंगस के जो स्क्लेरोशिया हैं वो काले रंग के होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो स्टॉक होती है इन्फेक्टेड प्लांट्स की, स्टॉक में हमें ग्रेइश कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी, पिथ हमें श्रेडेड देखने को मिलेगी, और छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, काला पड़ गया ये हिस्सा पूरा, यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको चारकोल रॉट बोला गया, या फिर चार्ड अपीयरेंस मैंने वर्ड यूज किया। तो फ्लावरिंग के बाद हमें इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इसमें जो सबसे मेन फीचर है वो है रूट बार्क की श्रेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, और रूट सिस्टम का टूट जाना, डिसइंटीग्रेट कर जाना। अब क्योंकि ये चारकोल रॉट है और मैक्रोफॉर्मिना से हो रहा है, तो क्या बोला था, हाई टेम्परेचर से सीडलिंग को बचाना है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे और लो सॉइल मॉइस्चर पे, यानी कि ड्रॉट कंडीशंस में डिजीज आती है।
फ्लावरिंग के टाइम स्पेशली अगर सूखे की कंडीशंस होंगी या ड्रॉट की कंडीशंस होंगी तो मेनली ये डिजीज आपको देखने को मिलेगी। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है आपका वो पर्टिकुलरली सॉइल बॉर्न स्क्लेरोसिया के कारण होता है। तो अगर आप इस डिजीज की मैनेजमेंट की बात सोच रहे हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट हम यही बोलेंगे कि फ्लावरिंग के टाइम पे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट रखना है या इरिगेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग। ये लिखा है इरिगेट द क्रॉप एट द टाइम ऑफ ईयर हेड इमरजेंस टू मैच्योरिटी, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ वाटर मैनेजमेंट, यानी कि स्पेशली ड्यूरिंग फ्लावरिंग या फिर स्पेशली ड्यूरिंग ईयर हेड इमरजेंस टू मैच्योरिटी के पीरियड तक आपको क्या करना है, प्रॉपरली इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट करना है। ट्रीट द सीड्स विद कार्बेंडाजिम और कैप्टान, सीड्स को कार्बेंडाजिम या कैप्टान के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि ये जो स्क्लेरोसिया होते हैं सॉइल में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं। हो सकता है सॉइल में 10 साल तक सर्वाइव करें, हो सकता है 20 साल तक सर्वाइव करें, हो सकता है 50 साल तक भी सर्वाइव करें। तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन करनी है, लंबे टाइम तक क्रॉप रोटेशन करनी है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन। क्योंकि ये जो स्क्लेरोसिया है ये बहुत टाइम तक सॉइल में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और क्रॉप रोटेशन भी कैसे करनी है कि हमने उस फैमिली का होस्ट लगाना है जिसके ऊपर इनका अटैक ना हो या जो इसका होस्ट है ही नहीं। राइट, क्लियर है सबको? नेक्स्ट बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज के बारे में। अब ये जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज है, अलग अलग पैथोजन के केस में अलग अलग टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, अभी मैं फोटोज भी आपको दिखाऊंगी, कई जगह पे आपको ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी, कई जगह पे जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको डिस्टॉर्टेड देखने को मिलेगी, जिसको हम क्रेजी टॉप सिम्टम बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थ्योरी में देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोटिक स्ट्रीक्स ऑन द लीव्स। कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि हमें क्लोरोटिक स्ट्रीक्स देखने को मिलती है लीव्स पे, और स्टंटिंग एंड बुशी अपीयरेंस देखने को मिलेगी प्लांट की, और हमें व्हाइट डाउनी ग्रोथ देखने को मिलेगी ऑन द लोअर लीफ सरफेस। डाउनी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है मेल फ्लावर्स के केस में, और कई बार हमें जो ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं उसमें प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेजी टॉप सिम्टम बोल देते हैं। देखते हैं भाई ऐसा भी क्या हो रहा है डाउनी मिल्ड्यू में। इसमें देखो, तो सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम दिखाए हैं। आप यहाँ देख सकते हो स्ट्राइप्स, यहाँ क्लोरोसिस देख सकते हो, यहाँ पे क्रेजी टॉप सिम्टम देख सकते हो। अब चलते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू, जैसा मैंने बोला था शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू सबसे पहले शुगर केन में रिपोर्ट हुआ था, नाम रख दिया शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शुगर केन में आएगा, वो मेज में भी आता है। तो वैसे देखिए सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू, पेरानोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी, शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू, पेरानोस्क्लेरोस्पोरा सेकेरी। सिम्टम्स देखोगे इसके अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसके सिम्टम्स देखोगे डिफरेंट दिख रहे हैं, क्योंकि पैथोजन डिफरेंट है तो डेफिनेटली जो सिम्टम भी देख रहे हो वो भी यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, स्क्लेरोथोरा रेसिए, क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू, स्क्लेरोथोरा मैक्रोस्पोरा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू है इसमें आपको क्रेजी टॉप या प्रोलिफरेशन देखने को मिल रही है, यानी कि आपको ऐसे बिल्कुल ही इन्फ्लोरेसेंस में मालफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसी सिम्टम को बोला जाता है क्रेजी टॉप सिम्टम। अभी पढ़ा ना हमने, प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिलती है ऑक्सिलरी बर्ड्स की, यही वो सिम्टम है क्रेजी टॉप सिम्टम। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है बेटा? तो मैनेजमेंट में क्या है, ऊस्पोर्स जो है वो सॉइल में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है डाउनी मिल्ड्यू में। तो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा इतनी बार मेटालेक्सिल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखो कि रिडोमिल एमजेड, यहाँ मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन इसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है।
राइट, क्लियर है सबको यहाँ तक? रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स देख लो, CO1, COH1, COH2, ऐसे है ये, ठीक है, ऐसे रह गया ये, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो COH1, COH2 एंड CO1। इसके लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे जनरली सिम्टम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैथोजन पे पूछा जाएगा, या मैनेजमेंट में डाउनी मिल्ड्यू के लिए जनरली क्या यूज करते हैं, मेटालेक्सिल, वो पूछा जाएगा। यहाँ से रेजिस्टेंट वेराइटी आने के चांसेस बहुत कम है इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस सेगमेंट से। अगला है मेज मोज़ेक डिजीज। तो मेज मोज़ेक अगेन वायरल डिजीज है। वेक्टर आपको याद रखना है, मोज़ेक क्या होता है मैंने बताया हुआ है, पेरिग्रीमस मेडिस। तो आपको याद रखना है इसका जो वेक्टर है दैट इज लीफ हॉपर पेरिग्रीमस मेडिस, ठीक है। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं मेज मोज़ेक की तो आपको वेक्टर क्या याद रखना है, पेरिग्रीमस मेडिस, ठीक है। तो वायरल डिजीज में याद रखना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वही याद रखना है, अदरवाइज वेक्टर तो हमेशा ही याद रखने हैं आपको वायरल डिजीजेस में। चलो अब हमने बहुत सारी डिजीजेस पढ़ ली, अब थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं। मेज में आपने सुना होगा कि एक डिजीज आती है कॉमन स्मट। क्या आपने सुना है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसमें आप इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को खाते हैं? सुना है कभी ऐसा कुछ? सुने कि कोई ऐसी डिजीज है जिसमें आप जो भी इन्फेक्टेड गॉल्स है उनको खा रहे हो? तो वो डिजीज कौन सी है आपकी? मेज में कॉमन स्मट है। तो कॉमन स्मट ऑफ मेज में क्या होता है, किससे होता है? अस्टिलागोमेडिस से होता है। और कॉमन स्मट ऑफ मेज में हमें क्या होता है, गॉल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गॉल्स बन जाते हैं। अब ये गॉल्स देखना विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बड़े हो जाते हैं और टीलियोस्पोर्स का मास इसमें हमें देखने को मिलता है। अब आपको पता चल गया होगा स्मट है, ब्लैक मास है, मतलब टीलियोस्पोर्स है। लेकिन हम इनको कब खाएंगे? जब ये बिल्कुल ही यंग स्टेज में होते हैं या बहुत ही यंग गॉल्स होते हैं, सॉफ्ट गॉल्स होते हैं, तब इनको खाया जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं ऐसे गॉल्स को? मेज मशरूम्स, या फिर इसी को बोला जाता है इन गॉल्स को, गॉल को जो सॉफ्ट होंगे उन्हीं को खाया जाता है और बोला जाता है मैक्सिकन ट्रफल्स। तो इस चीज को बाहर खाया जाता है, यहां नहीं खाया जाता। ऐसा मत करना कहीं पे देख लिया आपने और आप निकाल के खाने लग गए कि हाँ जी हमने देखा था, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर जहां पे भी ऐसी चीजों को, डेलिकेसीज को खाया जाता है, बहुत तरीके से खाया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके खाया जाता है। पता चला कुछ का कुछ खा लिया और बीमार पड़े या बॉडी में कोई पॉइजनिंग होगी या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके। कहीं बाहर जाओगे अच्छी जगह पे जहां पे आपको ऑथेंटिक मिल रहा होगा तो यू कैन गो फॉर इट, ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन यहाँ से खुद से नहीं लगा मतलब खाने लग जाना कि मैम ने हमें बताया था तो हम तो ट्राई करें, नो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इसको खाया जाता है। यहाँ पे देखो ये जो सॉफ्ट गॉल्स है इस स्टेज पे इसको खाया जाएगा, ठीक है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपको चांसेस भी रहते हैं कई बार किसी ना किसी तरह के टॉक्सिन्स के, पॉइजन्स के, तो खुद से ट्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको गॉल्स देखने को मिल रहे हैं और ये मेच्योर जो आपका गॉल है ये फट चुका है, रप्चर हो चुका है और यहां से आपको टीलियोस्पोर्स का जो मास है वो देखने को मिल रहा है, राइट। अब देख लेते हैं कि क्या लिखा है। कॉमन स्मट ऑफ कॉर्न इज कॉज्ड बाय अस्टिलागोमेडिस. It is easily identified by tumor-like galls that form on actively growing host tissue and contain mass of dark सूटी टीलियोस्पोर्स. ये तो हमें पता है कि सूटी टीलियोस्पोर्स क्या होते हैं, कैसा मास है। चलिए यहां तक सबको समझ में आया? फटाफट से बता दो कि हाँ मैम सब कुछ हमें क्लियर है, सब कुछ हमें पता चल गया है। अब कुछ क्वेश्चंस को कर लें और उसके बाद में हम फर्दर कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिजीजेस ऑफ पोटैटो, डिजीजेस ऑफ टोमेटो, और आपको इतना मजा आएगा कल की क्लास में क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप की डिजीज सबसे 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 इजी डिजीज होती है। रीजन बीइंग थोड़े से सिम्टम है, छोटे छोटे सिम्टम है, फटाफट से याद किया और हाँ जी सब सिम्टम में क्या हो गए, कवर हो गए या क्लियर हो गए। मैनेजमेंट देखोगे मैक्सिमम डिजीज में आप देखोगे मेटालेक्सिल यूज किए जा रहे हैं, मैंकोजेब भी यूज किए जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ और आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत इजी डिजीज होती है वेजिटेबल की। सिंपल से सिम्टम है, सिंपल से मैनेजमेंट है और काम खत्म, सिंपल से पैथोजेंस है। और मैं आपको एक बात भी बता दूं कि जब हम ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ना है। फील्ड क्रॉप में अगर आप देखोगे, अगर आप
स्पेशली मैं एएफओ की बात कर रही हूँ, जो मेन क्रॉप्स है, राइस होगी, वीट होगी, शुगर केन होगी, ग्राउंडनट हो गई, कॉटन हो गई, इन सब की डिजीज तो जो डिजीज मिलती है सारी पढ़ डालो। उसके बाद में जैसे फील्ड क्रॉप की जो मेन डिजीज है ना, उनको पूरा कवर कर लो। मस्टर्ड की कोई इंपॉर्टेंट डिजीज आ रही है यहाँ पे वेजिटेबल में, उसको पढ़ डालो। पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, चिलीज हो गई, इनकी बहुत छोटी छोटी डिजीज होती है, इसको फैक्ट वाइज सारा पढ़ डालो। फ्रूट क्रॉप की डिजीज की बात करोगे, अगेन आप देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मैंगो हो गई, स्पेशली ट्रॉपिकल क्रॉप्स, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, मैंगो हो गई, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, पाइनएप्पल की डिजीज होगी, या कई बार आपकी जो छोटी छोटी डिजीज होती हैं अलग अलग क्रॉप्स की, वो पूछ लेते हैं। मेरा मतलब ये कि जब पढ़ोगे ना तो आप इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को बिल्कुल भी मत छोड़ो। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, फैक्ट वाइज बता रही हूँ, क्रॉप वाइज बता रही हूँ, मैं तो सब कुछ करवाऊंगी आपको जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब खुद भी पढ़ते हो ना थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हमने किस क्रॉप को कैसे डील करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की सारी चीजें पढ़ो, लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है ना वो माइनर क्रॉप से भी उठ के आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे मैं आपको करवाऊंगी, तो वहां से जो हमारी बाकी की डिजीजेज हैं वो कवर हो पा जाएंगे। ठीक है, वो बच्चे बोले क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताइए। आपको पता है आईबीपीएस एएफओ का सब आप लोग वही प्रिपेयर कर रहे हैं ना, बाकी एग्जाम भी दोगे, इसलिए मैं आपको हमेशा रेडी रखती हूँ कि इस एग्जाम में ये पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था, तो इन चीजों को भी पढ़ो। पढ़ना क्या नहीं है, ये बहुत स्मार्ट चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्टिकुलर डिजीज की बात करें तो देखो, जैसे प्रिडिक्ट तो क्या करो, समझो कि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्या उसका पैथोजन इंपॉर्टेंट है, क्या उसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, क्या उसका कोई एडिशनल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे ना वो इंपॉर्टेंट फैक्ट से पूछेंगे, वो उसमें मैनेजमेंट के लिए क्यों जाएंगे। ठीक है, या अगर किसी डिजीज का कोई डिफरेंट सा मैनेजमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट से पूछेंगे ना, वो बाकी सिम्टम्स पे क्यों आएंगे। तो थोड़ा सा वैसा सा हमें देखना पड़ता है। और अगर इस टाइम पे आप पूछ रहे हो क्या नहीं पढ़ना है, तो एक गलत टाइम है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे तो आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, आपको सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि आईबीपीएस एएफओ में आप देखोगे क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हमेशा ही नए क्वेश्चंस वो आपको देगा। नए क्वेश्चंस मतलब कि आपको हमेशा ही अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसीलिए अभी का जो आपका फोकस होना चाहिए वो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अभी का फोकस है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारा कवर करो। जैसे जैसे एग्जाम नियर बाय आता जाएगा तो आपको और भी टिप्स या ट्रिक्स या जो भी है सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो अभी के लिए जो जो करवा रही हूँ सारा आराम से आप क्लियर करिए, डिस्कस करिए। जब एग्जाम आने वाला होगा तब आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, हम लोग भी ना कुछ आपको जरूर करवाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक सबको समझ आया ना? चलिए अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे, ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस, चीटिंग नहीं करनी, ओके, इज transmitted by aphid, whitefly, beetle, nematode एंड थ्रिप्स। बताओ जल्दी से क्या होता है। चलो ऑप्शन ए बी सी डी ई बताइए। ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड, बीटल, थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई या निमेटोड। चलो फटाफट से बताओ कि क्या होगा इसमें आंसर। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी ई। सबका आंसर आ गया है? सब लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ई। चलो देख लेते हैं। हाँ जी ई, अच्छा ओहो, पोल में ऑप्शन ई नहीं डाला था, है ना। ऑप्शन ई है इसका करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। ग्राउंडनट
रोजेट डिजीज is transmitted by thrips, beetle, aphid, whitefly, लीफ हॉपर। चलो बताओ, ग्राउंडनट रोजेट डिजीज। क्या होगा आंसर? हाँ, आप सबने ई दिया था पहले वाले का, सही है। ग्राउंडनट रोजेट डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या होगा आंसर? थ्रिप्स, बीटल, एफिड, व्हाइट फ्लाई या लीफ हॉपर। हाँ जी, टाइम आपका यहाँ पे सामने चल पड़ा है पोल का। अब आपको आंसर बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ए, बी, सी, डी या ई। ग्राउंडनट रोजेट डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है? थ्रिप्स, बीटल, एफिड, व्हाइट फ्लाई या लीफ हॉपर। चलिए जी, दे दिया सबने आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एफिड। सबका सही है, नाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, irregular spots with yellow halo on 3 to 4 week plant of groundnut। कौन सा सिम्टम है? अर्ली टिक्का, लेट टिक्का, बड नेक्रोसिस, ग्राउंडनट रोजेट। बताओ किसका सिम्टम है ये? चलो जल्दी से बताइए। irregular spots with yellow halo on 3 to 4 week of plant in case of groundnut। this kind of, अगर हम सिम्टम की बात करें तो किस डिजीज के केस में आता है? ऑप्शंस हैं अर्ली टिका, लेट टिका, बड नेक्रोसिस या ग्राउंडनट रोजेट डिजीज। जल्दी से बताइए। क्या होगा बेटा आंसर यहाँ पे? उसके बाद लीडर बोर्ड भी देखते हैं कि किसने कितने आंसर सही किए हैं, क्या आंसर किया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्टॉप कर रही हूं मैं पोल, टाइमिंग हो चुकी है, सबने आंसर कर दिया है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अर्ली टिक्का। सबका सही है, गुड। मतलब कि आपको आज का लेक्चर मुझे पता चल गया कि समझ में आया है। अब कल हम पढ़ेंगे टमाटर की बीमारियां, आलू की बीमारियां, ठीक है, यानी कि टोमेटो एंड पोटैटो की डिजीजेस, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया बताओ मुझे। आज हमने पढ़ी एक तो शुगर केन की डिजीजेस, दूसरी हमने पढ़ी ग्राउंडनट की डिजीजेस, और हमने पढ़ी मेज की डिजीजेस। इन तीनों क्रॉप्स की जो हमने डिजीजेस थी वो बहुत अच्छे से कवर कर ली। और अब आपका जो होमवर्क रहने वाला है कल के लिए, वो रहने वाला है कि जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, रिवाइज एवरीथिंग। जो भी क्रॉप आज हमने कवर की है उन सबको आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करना है। और दूसरा होमवर्क क्या है आपका? डिसऑर्डर्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स, कोई भी, अच्छा फ्रूट क्रॉप्स दे देती हूँ, फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स
फील्ड क्रॉप्स, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये सारे आपको कवर करने हैं 20 सेकेंड थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये सारे आपको कवर करने हैं 24 ऑफ दिस जून, ठीक है। 24 जून तक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सारे आपको कवर करने हैं, सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आने हैं, राइट। तो ये आपका आज का होमवर्क है। चलिए, तो आज की चीजें सबको समझ में आई, समझ में आया सबको? वैसे तो मुझे पता लग गया आंसर से कि समझ आ चुका है। अब आपने जाके इसको रिवाइज करना है। और हाँ, एक और बात, अगर कोई भी क्रॉप या कोई भी डिजीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी डिजीज कहीं पढ़ने को आ रही है तो उसको पढ़ लिया करो, उसको देख लिया करो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा काम आती हैं, ठीक है। चलिए, बाकी हमने मैक्सिमम चीजों को क्लास में कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तो कल तक के लिए जितनी चीजें पढ़ी है उसको आराम से पढ़िए और हम कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब खाना खाइए, जाके आराम करिए और फिर अपना आराम से पढ़ने बैठ जाइए और सुबह उठ की चीजों को रिवाइज करिए और अपनी जो स्टडीज है उनको पूरी डेडिकेशन के साथ करिए। ओके, अच्छा लीडर बोर्ड तो दिखाया ही नहीं, चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ओके, श्रद्धा 5 में से 4 करेक्ट हैं। अच्छा, 5 में से वैसे 5 करेक्ट हैं, शायद वो टिक गलत हो गया था, है ना। कोई बोल रहे मैम वो नोट्स कैसे बनाएं, इसका वैसे कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी पूछ रहे। शॉर्ट नोट्स बनाया करो, टेबल्स जो बोल रही हूँ मैं, टेबल्स बनाओ, टेबल सबसे शॉर्ट होते हैं। फास्ट मतलब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो बनाने के लिए, तो देखो अभी तो आप शुरुआत है, तो शुरुआत में तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिविजन्स के लिए मैं बोलती हूँ आप टेबल्स को रेफर करिए, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगी ना, आप उन नोट्स को भी पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको कवर्ड मिलेंगी, बहुत सारी चीजें टेबुलर एंड ईजी फॉर्म में मिलेंगी। लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उनको भी नोट करिए, उन चीजों को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उन चीजों को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ते जा रहे हैं और ये चीजें पढ़ ही नहीं रहे हैं। शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके फास्ट रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए, बाकी जो नोट्स बना रहे हो उनको प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले तो हम बोल रहे थे कि अच्छा एक आंसर मैंने शायद गलत वो कर दिया था, गलती से टैप, ठीक है। श्रद्धा 5 में से 5, आशीष के भी, बैडी के भी, धनराज के 4 आउट ऑफ 5, ओम प्रकाश के भी 4, शुभम के भी, कुशल के 3, ठीक है। ओके, तो जिनके जहां गलती हो रही है आप देखिए कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही है, उनको इम्प्रूव करिए। इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, बस फाइनल एग्जाम के टाइम पे गलतियां दोबारा आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके देन, आज की क्लास को एंड करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। अब आप आराम करिए और पढ़ाई करिए, जाके कर दें सेशन एंड। ओके देन, बाय बाय, टेक